हाँ भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मजा नहीं आया। गुड इवनिंग। अच्छा एक बात बताओ, आज कौन सा दिन है? नहीं, कुछ स्पेशल डे है। आज फादर्स डे है। अपने पापा से प्यार कौन कौन करता है? हाथ खड़े करो। सब करते हो? पक्का? ठीक है। तो आज फादर्स डे पे कौन कौन ये प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट ईयर नीट 2024 क्वालिफाई करके, या जो 2025 वाले हैं 25 क्वालिफाई करके अपने पापा को गिफ्ट देंगे? कौन कौन? दोनों हाथ खड़े करके बताओ यार। पक्का? पक्का अपने पापा को गिफ्ट दोगे? फादर्स डे पे प्रॉमिस है आपका? ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ेगा? डेली पीसीबी पढ़ोगे? डेली पीसीबी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? रेगुलर मॉक टेस्ट करोगे? रेगुलर एनसीईआरटी पढ़ोगे? अपने मिस्टेक्स का एनालिसिस करोगे? तो नोट कर लो, आपके पापा का गिफ्ट नेक्स्ट ईयर तैयार है। ठीक है भाई? तो ये पक्का गिफ्ट है। अगर आपने जो प्रॉमिस आज किया है, अगर आप ये पूरा करोगे, और इससे बड़ा गिफ्ट इस लाइफ में आप इस एज में अपने पापा को नहीं दे सकते कि आपके पापा ने आपको कोटा, या जो बच्चे घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स, उन्होंने आपको मेडिकल फील्ड में एडमिशन करवाया है और वो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप नीट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो इससे बड़ा गिफ्ट आपके मम्मी पापा के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सही है? तो ये गिफ्ट पक्का देंगे। आपको प्रॉमिस अपना पूरा करना है। जो भी हेल्प चाहिए होगी, जैसी भी हेल्प चाहिए होगी, हर मोड पे मैं आपकी हेल्प करूंगा। ओनली आज नहीं, आज तो हम बात करेंगे ही करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम में 700 प्लस स्कोर करना है। इसके अलावा आगे भी एग्जाम तक आपको कोई नीड होगी, या एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए होगी, कॉलेज में जाने के बाद आपको लाइफ में किसी भी टाइप की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, हमेशा मैं हेल्प आपकी करूंगा। आज ये प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है? अच्छा, आवाज तो ठीक आ रही है? थोड़ा गला खराब आज मेरा, सही है ना? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले भाई, हम पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं जिनके फादर साहब है, उनको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आपकी सबसे ज्यादा हेल्प जो करते हैं वो है आपके मम्मी पापा और आपके टीचर। मैं हमेशा ये कहता हूं, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आप 3 लोगों को हमेशा अच्छे से फॉलो करो। उनको कभी झूठ मत बोलो, उनसे कभी कुछ भी मत छुपाओ। आपकी मम्मी, आपके पापा और आपके गुरु। बाकी दुनिया में जिसको जितना झूठ बोलना झूठ बोलो, जिसके साथ जो कुछ करना करो, लेकिन इन 3 लोगों से कभी भी झूठ नहीं बोलना है और ना ही कुछ छुपाना है। अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो आपको लाइफ में कोई भी फेल नहीं कर सकता। समझे? और अब इन 3 लोगों में जो सबसे ज्यादा आपके लिए करता है वो कौन है? आपके पापा। आपके पापा से ज्यादा आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप नोट कर लो, आपके पिताजी जितने एफर्ट्स इस दुनिया में आपके लिए कोई नहीं लगा सकता है। आपके पिताजी में वो पावर है, अगर भगवान चाहे कि बच्चे गलत हो, उसको भी वो मोड़ सकते हैं। जहां पे है ना गॉड की पावर फेल हो जाती है, वहां पे पापा का विश्वास, फादर साहब का फेथ काम आता है। तो एक बार सबसे पहले अपने पिताजी के लिए क्लैपिंग करो जोर से। तो मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी 4th ईयर में, वो 4th क्लास में था जब गुजर गए थे। तो मेरे पिताजी ने आज तक जो मुझे सिखाया है, मैं जब छोटा था जितनी भी चीजें सिखाई है वही मेरे काम आ रही है। उन्होंने मेरे को 2 बातें बहुत अच्छे से बताई कि हमेशा ईमानदारी से काम करना है और हमेशा सच बोलना है, और पूरी लाइफ मैं आपको इस पे हमेशा टिका मिलूंगा। इसके अलावा उन्होंने मुझे यह भी सिखाया था, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना है और गलत को सहन नहीं करना है। वो आप देख रहे हो, मैं गलत को कभी सहन नहीं करता। अगर लड़ना पड़े लड़ूंगा, मरना पड़े मरूंगा, मैं गलत नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे फादर साहब ने सिखाया है। और जो मेरे फादर साहब ने सिखाया है वो बिल्कुल परम सत्य है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आपके भी पिताजी ने आपको कोई एक बात ऐसी सिखाई होगी
1 2 3 4 प्रिंसिपल्स बताए होंगे, आप बस अगर उनको फॉलो कर लोगे, आप हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। और नीट एग्जाम तो फिर छोटी सी चीज है। आपको लगता है नीट एग्जाम बहुत बड़ी चीज है, नीट एग्जाम कुछ नहीं है, एक छोटा सा एग्जाम है। ये लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। अगर आपने अपने पापा को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप क्रैक कर जाओगे। बस कोई भी टेंशन आती है, इतना हो सकता है अगर आपने कोई गलती की, आपके पापा आपको डांट सकते हैं, इवन मार भी सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे। मेरे से बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पापा के साथ मेरी नहीं बनती है, मैं पिछले 6 महीने से पापा से बात नहीं करी है, या मेरे पापा मेरे को डांटते हैं, वो मेरे से सही से बात नहीं करते हैं। बोलते हो आप ऐसा? इस एज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, वो नेचुरल है। आप उसकी वो मत करोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही पापा क्यों है। आपके पापा तो अच्छे हैं, अगर आपके पापा आपके बारे में बुरा सोचते तो यार आपको मेडिकल क्यों दिलाते। इस देश में हर साल लगभग 21 लाख 22 लाख बच्चे नीट एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जहां पे 20-22 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, वहां पे 20-22 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनका सपना रह जाता कि हमें स्कूल में जाना था। तो सोचो आप कहां से निकल के आए हो। तो आपके पापा जो भी आपके लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आपके पापा आपको डांटते हैं, मारते हैं, फटकारते हैं, सब सही है। और अगर थोड़ा सा आप पापा से अच्छे से बात करोगे ना, हमेशा वो आपकी हेल्प ही करेंगे। और देखना लास्ट मोमेंट पे आपको लगता है आपके दोस्त आपका साथ देंगे, ये आदमी आपका साथ देगा, वो आदमी आपका साथ देगा, सब कॉर्नर में लगे मिलेंगे जब प्रॉब्लम आएगी। एक इंसान, आपके पापा सबसे हर टाइम आपके साथ मिलेंगे। मम्मी इमोशनल होती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मम्मी साथ नहीं मिलेगी, मम्मी थोड़ी इमोशनल होती है, लेकिन असली स्ट्रेंथ आपके पापा होते हैं। तो हमेशा अपने पापा से खुल के बातें करो। और अगर आप खुल के बातें करेंगे, वो आपकी बात समझेंगे। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में समझेंगे। लेकिन आप खुल के बात करोगे तब ना। तो आज के बाद आपको प्रॉमिस करना है कि अपने पापा से कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। बोलो पक्का? देख लो, फिर रिकॉर्डिंग भी हो रही, इसकी यूट्यूब पे जाएगी, और साथ में देखो ये भी ले रहा है। जो जो प्रॉमिस कर रहा है कैमरे में आ रहा है। ठीक, पक्का प्रॉमिस है क्या? अब आवाज नहीं आ रही यार? वेरी गुड। ठीक, तो अब देखो आज का जो अपना सेमिनार है, इसका मेन मोटो ये है कि जो बच्चे लास्ट ईयर नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 500 प्लस है, और 450 प्लस वाले, 400 प्लस वाले। देखो ये जो रेंज है ना 400 से 600 के बीच की, इस रेंज में बच्चा मेहनत करता है, उसमें उसकी कोई कमी नहीं है। वो खूब मेहनत भी करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता है, टेस्ट भी अटेम्प्ट करता है, सुबह शाम क्लास भी अटेंड करता है, घर जाके भी पढ़ता है। वो बच्चा अपने जितनी भी भाई मूवी देखना था, खेलना था, मस्ती करनी थी, सारी चीजें त्याग कर देता है, जो बच्चा इस रेंज में आता है। लेकिन ऐसी क्या कमी रह जाती है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते? उन कमियों पे अपने को काम करना होगा। अगर आप अपनी कमियों पे काम नहीं करेंगे तो बार बार ड्रॉप करते रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो आपको अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है। आपकी क्या क्या कमियां हैं वो आज मैं बताऊंगा, उनको सुधारना कैसे है वो मैं बताऊंगा। स्ट्रेटजी पहले लास्ट सेमिनार में मैं बता चुका हूं, जिन्होंने लास्ट सेमिनार नहीं अटेंड किया था उसकी वीडियो यूट्यूब पे है, वो देख लेना। स्ट्रेटजी वाला पार्ट हो चुका है। अब आप सारे मोस्टली ड्रॉपर ही हैं, कोई 12th क्लास से है, वेरी गुड, 11th से, ठीक है, तो आपको भी सीखने को मिलेगा। अगर ये मिस्टेक कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हो आगे, ठीक है ना? तो आपको भी सीखने को मिलेगा। ये मिस्टेक्स आपको आज नोट करके लेके जानी है ताकि आगे मिस्टेक ना हो। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कौन कौन एम्स दिल्ली जाना चाहता है? एम्स दिल्ली, सर इच्छा तो है ना? इच्छा तो है एम्स दिल्ली जाने की। आप मुझे ये देखो, हर बच्चा एम्स दिल्ली जाना चाहता है। एम्स दिल्ली में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर हम जनरल कैटेगरी के लिए बात करें, आपको टॉप 50 में रैंक लाना होगा। नीट 2023 का रिजल्ट देखा है? 705 पे 150 रैंक है। बताओ किस किस की इच्छा है? वेरी गुड। नहीं, होनी चाहिए इच्छा। देखो एक तो होती है विश,
विश मीन्स इच्छा, और एक होती है विल पावर। तो जब तक आपकी इच्छा रहेगी जाने की तब तक आप नहीं जा पाओगे। तो विश को विल पावर में कन्वर्ट करो कि मेरी विल है, मैं जाऊंगा पक्का एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली में जाने के लिए आपको टॉप 50 में रैंक लाना होगा, और टॉप 50 में रैंक लाने के लिए क्या करना आपको पता है? AIR 1 के लिए पढ़ना होगा। AIR 1 के लिए कैसे पढ़ते हैं, इसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि AIR 1 के लिए पढ़ना सीधा सा आप ये बोल रहे हो कि मैं देश में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। यही तो बोल रहे हो AIR 1 का मतलब। मैं देश में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मैं देश में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी मेरी है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरा है, सबसे ज्यादा पेशेंस मेरे में है, सबसे ज्यादा एनर्जी मेरा है, सबसे ज्यादा फोकस मेरा है, और सबसे ज्यादा मैं NCERT को फॉलो करता हूं। तो अगर आपको लगे कि आप एम्स दिल्ली के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर टाइम क्वेश्चन पूछो, क्या आप देश के बेस्ट बच्चे हो जो NCERT को पूरे फोकस के साथ पढ़ रहे हो? क्या आप देश के बेस्ट बच्चे हो जो डेली PCB को अच्छे से फॉलो कर रहे हो? ये आपको क्वेश्चन पूछना होगा सिर्फ अपने से। AIR 1 अगर लाना है सिर्फ एक क्वेश्चन पूछो, क्या मैं देश में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा हूं या नहीं कर रहा? बस आंसर अपने आप आ जाएगा। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं, मैं आपको मोटिवेट करता हूं, मुझे कौन बताता है? टारगेट तो मेरे भी हैं, मुझे स्ट्रेटजी कौन बताता है? सोचा आपने कभी? आपके टीचर्स हैं, आपके फादर साहब हैं, आपकी मम्मी है, आपको स्ट्रेटजी गाइड करते हैं, बेटा ये तो गलत है, ये ऐसे करो, करते हैं गाइड। उनको कौन स्ट्रेटजी बताता है? सोचा आपने कभी? एक्सपीरियंस। वेरी गुड, ठीक है। कुछ और? विल पावर। सिंपल सा एक, जैसे मुझे अगर कुछ सोचना ना भाई मैं सही हूं या गलत, वो एक थॉट मेरे माइंड में आया, मैं थोड़ी देर बैठता हूं, पेशेंस के साथ ये सोचता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। उसको अगर थोड़ी देर ध्यान लगाओ अपने आप दिमाग में आ जाता है कि ये पॉइंट सही है और ये गलत है। जो सही है उसको कंटिन्यू करना होता है और जो गलत है उस पर काम करना होता है। तो आपको भी सिर्फ इतना ही करना है रैंक 1 लाने के लिए। अगर आपको लगे NCERT सही से पढ़ रहे हो चलने दो, अगर आपको लगता है नहीं यार आप सही से नहीं पढ़ रहे हो, आप ओनली फॉर्मेलिटी कर रहे हो, तो एक पॉज लो, आप सही से कैसे पढ़ सकते हो सोचो और फिर सही से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, आप मेरी हेल्प ले सकते हो, दोस्त की हेल्प कभी मत लेना क्योंकि वो आपके साथ ही बैठा है। क्यों? क्योंकि उसको भी नहीं पता कैसे करना है, ठीक। और दीदी भैया से भी बच के रहना क्योंकि दीदी भैया आपको वो मेथड बताएंगे जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, करने में नहीं, सुनने में अच्छा लगेगा। एम्स दिल्ली में जाकर अगर आपको कोई ये बताए 50 दिन में रैंक 1 कैसे लाए, 50 दिन में करें 720, कैसे पॉसिबल है यार? है क्या पॉसिबल? तो वो नहीं है। आप अपने टीचर से पूछो, आप उन टीचर से पूछो जिन्होंने उनको एम्स दिल्ली में पहुंचाया है। समझे कि नहीं समझे? इस बार BYZ से भी जा रहा है एक स्टूडेंट एम्स दिल्ली में, AIR 195 OBC कैटेगरी, आराम से एम्स दिल्ली में हो जाएगा। 701 मार्क्स है, हाईएस्ट BYZ क्लासेस, ठीक। फिर इसके बाद अब वापिस अपने उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपकी कमियां क्या है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। जितने भी इंसान इस दुनिया में हुए हैं उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, हाँ मेरे से ये गलती हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं इस पे काम करूंगा, सिर्फ ये। चाहे आप उसमें डॉक्टर कलाम का एग्जाम्पल ले लें, चाहे उसमें आप बाबा साहेब अंबेडकर का एग्जाम्पल ले लें, या इसमें आप महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले लें, या एल्बर्ट आइंस्टीन का एग्जाम्पल लें, अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल लें, नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल लें। जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं, जितने भी बड़ी पर्सनैलिटी हुई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी मिस्टेक से सीखा है। और आपकी जो मिस्टेक है ना वो आपका सबसे बड़ा गुरु है। जिसने मिस्टेक पे काम किया वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। आप जितने भी ड्रॉपर्स हो ईमानदारी से बताना कितने बच्चों ने एग्जाम का रिजल्ट आते ही ये लिखा था कि मैंने ये गलती लास्ट ईयर की, मैं इस बार नहीं करूंगा। ईमानदारी से बताऊं कितनी कितनी मिस्टेक लिखी होगी आप लोगों ने। अच्छा ठीक है, आपने मिस्टेक लिख ली, 40 बोल रहा है, आपने ये मिस्टेक्स लिखी। अब मुझे बताओ किस किस ने मिस्टेक्स पे जेन्युइनली काम करना स्टार्ट कर दिया?
देखा घट गए। काम करना स्टार्ट कर दिया सही से, रेगुलर कर दिया। क्या मिस्टेक थी मेजर? पढ़ाई नहीं की थी। क्या मिस्टेक थी बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। डेली कर रहे हो? हाँ, स्टार्ट किया। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो कर रहे हो ना, फिर इसका मतलब ये बोलो। चलो मैं समझ सकता हूं जिन्होंने मिस्टेक पे काम किया है, अभी उनको इंप्रूव करने के लिए काम आप आई थिंक नहीं कर रहे हो, इन पे काम भी करना है। तो जो बच्चे, अब देखो सबको ध्यान देना है, अपनी मिस्टेक्स का एनालिसिस करना है और उनको इंप्रूव करना है। कैसे? सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी पता क्या है? बताऊं ड्रॉपर की? जो लास्ट ईयर भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। लास्ट ईयर आपने पूरे साल ये सोचा, जैसे कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर ड्रॉपर भी आपने होगा, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर ड्रॉपर होगा। लास्ट ईयर आपने ये सोचा था यार पिछली बार एग्जाम क्वालिफाई हो जाता तो मैं कॉलेज में होता। सोचा आपने पूरी साल एक चीज में निकाल दी, यार अगर एग्जाम क्वालिफाई हो जाता तो यार मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता, लास्ट में रिवीजन कर लेता, मिस्टेक का एनालिसिस कर लेता। आपकी पूरी साल इस बात में गई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब तक आप पास्ट को पकड़े रखोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। आपने क्या कर रखा है? पास्ट के साथ अपनी बेल बांध रखी है। ये आपको आगे कैसे जाने देगा भाई? आपने इसको पकड़ रखा है, आप इसको घसीट रहे हो अपने साथ। आप उसको चेंज कर सकते हो, पास्ट को चेंज कर सकते हो। आपने लास्ट ईयर क्लास अटेंड नहीं करी, लास्ट ईयर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, लास्ट ईयर की एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे? नहीं चेंज कर सकते, इसको छोड़ो यार। तो जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी अपने पास्ट पे रोते नहीं है, वो अपने पास्ट से ओनली एंड ओनली सीखते हैं और पास्ट से सीख लेकर के वो प्रेजेंट में मिस्टेक नहीं करते और अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाते हैं। तो पास्ट को छोड़ दो। मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स अपने जूनियर को या अपने रूममेट को या अपने साथी को सिर्फ ये बताते हैं लास्ट ईयर मैंने ये किया, लास्ट ईयर मैंने ये किया। छोड़ दो ये लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को आज लास्ट कर दो। अगर आपने ये प्रॉमिस कर दिया कि मैं आज के बाद पास्ट की लास्ट ईयर की बातें नहीं करूंगा, तो नोट कर लो सिलेक्शन तो यहीं से हो जाएगा, फिर मार्क्स बढ़ाएंगे। बोलो प्रॉमिस करते हो? पास्ट की बातें नहीं करोगे? पक्का? वेरी गुड। सेकंड, नेगेटिविटी। मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो? कितनी बार बोला आपने ये बात लास्ट ईयर? आपने हर दिन हर मोमेंट ये बात बोली है और इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप लास्ट ईयर की बात रिवाइज करके देखोगे, आपके दिमाग में सीधा ये आएगा आपने कभी ये बोला ही नहीं मैं एम्स दिल्ली जाऊंगा, मैं एमएमसी जाऊंगा, यूसीएमएस जाऊंगा, एसएमएस जाऊंगा, केजीएमयू जाऊंगा। आपने सिर्फ पता क्या बोला? इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या जवाब दूंगा? अगर आप ये सोचोगे ना मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डेफिनेटली नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा। लेकिन क्या है, नेगेटिविटी तो फिर भी आती है। अभी भी आपके माइंड में थॉट्स चल रहे होंगे, यस सर आपके आगे स्टेज पे बोलने से क्या होता है, हमारी सिचुएशन तो समझो, हम कोटा में कैसे जिंदगी जी रहे हैं। मैंने तो देखी ही नहीं कोटा की जिंदगी, मैं भी 3 साल यहीं झेला हूं और एक एक बात अच्छे से जानता हूं। तुम्हारे मन में कोटा के मकान मालिकों को लेकर, हॉस्टल वालों को लेकर, मेस वालों को लेकर और ऑटो वालों को लेकर जो आपके सुविचार हैं वो मैं अच्छे से समझता हूं, फीलिंग भी समझता हूं। देखा सारे चेहरे खिल गए इनका। अगर मैं थोड़ी सी बुराई करूंगा इनकी, पूरे खुश हो जाए, मजा आ जाएगा, वो बोल रहा है। बुराई कभी किसी की मत करो। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टर ओनली पॉजिटिव चीजों पे काम करता है, डॉक्टर ओनली पॉजिटिविटी पे फोकस करता है। कभी डॉक्टर ये नहीं करता कि यार ये पेशेंट अच्छा नहीं, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। ऐसा है क्या? ठीक, हाँ ठीक है, अगर कोटा का कोई आदमी आपके पास इलाज कराने आए, उसे 1.5 गुना फीस लेनी है अपने को, 4 गुना, मैं तो चाहे 10 गुना लेना, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना किसी के बारे में। तो अब देखो, आपके माइंड में आज भी थॉट आता होगा यार मेरी फिजिक्स वीक है, मेरे को इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, मैं बायो के एनसीईआरटी के पॉइंट्स भूल जाता हूं, ऐसे नेगेटिविटी आती है ना।
कभी कभी ऐसा भी लगता 2 घंटे सही से पढ़ दो ना, मैं लाऊंगा टॉप 100 में, आती क्रांति। तो एक बात बताओ, एक विचार आपका नेगेटिव आया कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, मेरे पेपर में मार्क्स नहीं आते। दूसरा विचार आपका यह आया, मैं फोड़ दूंगा। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों साथ चलते हैं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर सिक्का इस तरफ से पॉजिटिव है तो जब ये पलटेगा नेगेटिविटी आएगी। समझे कि नहीं समझे? तो नेगेटिविटी इज नेचुरल, नेगेटिविटी इज नेचुरल। इसको आप भगा नहीं सकते, इसको आप सिर्फ टाल सकते हो। कैसे? पॉजिटिव रह के, हर टाइम पॉजिटिव सोचना है। आज से पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो। हाँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं, मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं, मैं अच्छे से रिवीजन करता हूं, मैं अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ता हूं। 1 महीना बस इस बात की रट लगा दो। गलत मत सोचना, नेगेटिव मत सोचना। आप 1 महीने के बाद रिजल्ट देखना, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ चुकी होगी, आपका मॉर्निंग का रूटीन चेंज हो चुका होगा, आपको पढ़ाई में ज्यादा मजा आने लगेगा, आपको एग्जाम आसान लगने लगेगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से प्यार हो जाएगा, आपको केमिस्ट्री से या फिजिक्स से नफरत है वो भी आपको अच्छी लगने लगेगी, आपके क्वेश्चन फास्ट सोल्व होने लगेंगे। लेकिन कब? जब आप पॉजिटिव सोचोगे तब। तो अपने को ओनली पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव पे, किसी भी नेगेटिव चीज पे फोकस नहीं करना है। और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनने के लिए आपने क्या होना चाहिए? डॉक्टर्स के कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो एक अच्छा डॉक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता है। आप सोचो, आप आईसीयू में जा रहे हो या पूरे ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो और आपके दिमाग में विचार ये है, इस पेशेंट को तो मैं नहीं बचा पाऊंगा। इन विचारों के साथ जाओगे तो कैसे बचेगा यार वो? ये तो पक्का मरेगा है? क्या बोला? इसको तो मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। अब नेगेटिविटी आ गई, आपने ऑपरेशन कर रखा, उसको चीर फाड़ कर रखी है, अच्छा मैं इसको सील नहीं पाऊंगा। ऐसे विचार आएंगे क्या अच्छे डॉक्टर के? तो अच्छा डॉक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता। डॉक्टर के सामने कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, अगर सिर के 2 टुकड़े हो रखे हो ना, ऐसे खुल गया वो एक्सीडेंट से या किसी भी चीज की वजह से, अगर 2 टुकड़े हो रखे तब भी ये बोलता है कोशिश करेंगे। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, कभी भी अगर 1% भी लाइफ बची, क्या बोलता है? कोशिश करेंगे। आपने कभी किसी अच्छे डॉक्टर के मुंह से सुना, नहीं तेरे को मैं ठीक नहीं कर सकता? क्या बोलता है? कोशिश करेंगे। यही तो होता है। तो आप नेगेटिव क्यों सोचते हो यार? आज से पॉजिटिव सोचना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। और अगर आपको पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करनी है, एक बुक बता रहा हूं, द मैजिक बाय रोंडा बरन। जो बच्चे मेरे को ऑनलाइन फॉलो करते हैं वो जानते होंगे, द मैजिक बाय रोंडा बरन। इस बुक में 28 चैप्टर है, डेली एक चैप्टर पढ़ना होता है, 10 मिनट की उसमें प्रैक्टिस दी गई है, डेली ये कर लो 28 डेज तक। 28 डेज के बाद देखना चमत्कार ही चमत्कार होंगे। जादू लिखा ना, द मैजिक, जादू ही होगा। इस बुक ने ही मेरी लाइफ चेंज करी है, आपकी भी कर सकती है। जिस बच्चे को मैंने बोला कि ये बुक पढ़नी है और जिसने ईमानदारी से 28 डेज तक इस बुक को सही से फॉलो किया है, उसका सिलेक्शन हुआ है। और सिलेक्शन नहीं हुआ टॉप कॉलेज में। 2 लड़कियां थी ऑनलाइन में, बीवाइज द 5M क्लब अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी थी वो। दोनों वेस्ट बंगाल की थी, दोनों फ्रेंड थी, दोनों टॉप कॉलेज में पढ़ रही है आज। जानता तू? अच्छा तू उसमें है। क्यों? क्योंकि उनको जो मैंने बोला ना, उन्होंने सही से फॉलो किया। और ये मैं 2020 से बोलता आ रहा हूं बच्चों को। जो भी बच्चा मुझे नेगेटिव दिखता है, जो बच्चे के ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं, जो बच्चा टेंशन में रहता है, मैं सिर्फ ये बोलता हूं ये फॉलो करो। आप करके देख लो, नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम्पल बन जाओगे। मैं अब इसका ज्ञान नहीं बांटूंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा ये फॉलो करो। फॉलो कैसे करनी इसमें लिखा हुआ है। आपको ये बुक मिल जाएगी मार्केट में, कहीं भी हर जगह अवेलेबल है, या अमेजन से मंगा लो, 150-200 रुपए की बुक है। या एक काम कर लो, बीवाइज द 5M क्लब जो है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें PDF पड़ी है, वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक, ये अच्छे से फॉलो करना, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद अब और क्या मिस्टेक आपकी रही भाई? आपने बिना किसी प्लानिंग के पढ़ाई स्टार्ट की। ईमानदारी से बताना, किस किस ड्रॉपर स्टूडेंट्स ने इस बार प्लानिंग के साथ पढ़ाई स्टार्ट की है? प्रॉपर प्लानिंग करी है। कैसे करा है? अच्छा, जो ये प्लान कर रहे थे, कौन कौन 31 जनवरी से पहले अपना सिलेबस खत्म कर देगा? वेरी गुड। 31 जनवरी से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो,
अगर आप प्लान करके नहीं चलोगे ना, आप आगे नहीं बढ़ोगे। और आप मान लीजिए नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर भी बन गए ना, तो आप डॉक्टर नरेश त्रिहान नहीं बन पाओगे। जानते हो डॉक्टर नरेश त्रिहान को? डॉक्टर नरेश त्रिहान इंडिया के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, और बेस्ट इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के टॉप 10 में आते हैं। KGMU से पढ़े हैं। वो बेस्ट क्यों है? क्यों? वो अपने कैरेक्टर्स के कारण बेस्ट है। अगर देखा जाए तो एम्स दिल्ली का कार्डियोलॉजिस्ट बेस्ट होना चाहिए था, वो तो KGMU से पढ़े हैं। अगर एजुकेशन के हिसाब से देखे तो सही है कि नहीं है? उनमें कैरेक्टर्स हैं बेस्ट बनने के। अगर आप में भी कैरेक्टर्स होंगे बेस्ट डॉक्टर बनने के, डेफिनेटली आप भी बनोगे। तो एक अच्छा डॉक्टर बनने का पहला कैरेक्टर यह है कि आप प्लानिंग के साथ काम करोगे। ठीक, अब देखो, आपने एक नाम सुना है, एलोन मस्क। एलोन मस्क, एलोन मस्क प्लानिंग पता कैसे करता है? एलोन मस्क अपने सारे साथियों को बुला लेता, जो उसके टीम मेंबर, जो जितने भी CEO है, जितने भी मैनेजर है, HR, सबको बुला लेगा, मीटिंग करेगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। भाई हमें नेक्स्ट कार ये बनानी है, या हमारा ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, आप बताओ, डिस्कस करके हम कितने दिन में कर लेंगे। तो उसके आदमी पता क्या बोलते हैं? सर 10 साल में हो जाएगा, 10 साल में हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देंगे। 10-10 साल की प्लानिंग होती है। ठीक, वो सारा प्रोजेक्ट पूरा वो बना के देते हैं एलोन मस्क को। एलोन मस्क पता क्या बोलता है? ठीक है, 1 साल में करना अपने को। और इसीलिए एलोन मस्क इतना पावरफुल पर्सन है। अगर एलोन मस्क अपने फील्ड में कर सकता है, तो आप भी अपने फील्ड में कर सकते हो। तो अभी अपने पास लगभग 10 महीने का टाइम है, और 10 महीने का टाइम है तो ये सोचो 10 महीने में सिलेबस नहीं करना, 6 महीने में, अरे 1 महीने में तो रहने दे यार। इसका पिछले साल हो गया था। पिछले साल सिलेबस हुआ होता तो यार मेरे को सुनने की जरूरत क्यों पड़ती? सिलेबस तो सबका ही हो गया था, है? सिलेबस का तुम्हें पता भी नहीं चलता। मैं बताता हूं सिलेबस। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, हाइड्रोजन, पढ़ाए नहीं जाते हैं। कहां सिलेबस पूरा हुआ बताओ? पढ़ाते हैं आपकी क्लास में? गैसीय स्टेट फिजिक्स वाले पढ़ा देंगे, है ना? KTG में पढ़ाया जाएगा आपको। 2 क्वेश्चन आ रहे पिछले 4 साल से, और प्योर NCERT बेस्ड। तो ऐसे सिलेबस नहीं पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने का मतलब है 98 चैप्टर है, और अच्छे से पूरा करना है। तो इन 98 चैप्टर को 7 महीने में कैसे पूरा करना है, आज प्लानिंग कर लो इसकी। और बिना प्लानिंग के करोगे ना, फिर फेल हो जाओगे। अगर आपकी प्लानिंग फेल हो रही है तो आप एग्जाम में भी फेल हो जाओगे। स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपने सुना है? वो पता क्या कहते हैं कि अगर आप प्लानिंग में 1 घंटा लगाते हो तो एग्जीक्यूशन में 10 घंटे बचा सकते हो। आप क्या करते हो? ठीक है पापा मैं करूंगा। आपके साथ पता क्या होता है? रिजल्ट आया, आप एक दिन रोए, रोने के बाद आपके माइंड में सीधा है पापा मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, सबको करके दिखाऊंगा। मेरे जैसे किसी टीचर ने बोल दिया भाई तेरा ऐसे नहीं होगा, इसको पक्का करके दिखाऊंगा, और इसीलिए नहीं दिखा पाते हो आप। पिछले 3 साल से यही तो हो रहा है। जब तक आप में ये ईगो रहेगी मैं करके दिखाऊंगा, तब तक नहीं होगा। पहले तो आपको डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। हाँ मुझे ये काम करना है, उसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, समझे? तो बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। आप सीधा पापा मैं करके दिखाऊंगा, आए कोटा में आए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पिछले साल भी यही कर रहे थे और इस साल भी यही करोगे ना, डेफिनेटली फेल हो जाओगे। तो अपने को पहले पूरा प्रॉपर प्लान करना है कि मैं फिजिक्स कितने घंटे पढ़ूंगा, केमिस्ट्री कितने घंटे पढ़ूंगा, बायो कितने घंटे पढ़ूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने आवर्स करना है, टेस्ट प्रैक्टिस कितना करना है, ये पूरा प्लान के साथ होगा। तो बिना प्लानिंग अगेन नेक्स्ट ईयर फेलियर है, ये बात अभी नोट कर लो। तो करोगे प्लान? प्लानिंग कैसे करनी है लास्ट सेमिनार वाली वीडियो देख लेना, नहीं तो आज 10 बजे छोड़ूंगा फिर यहां से, ठीक? इसके बाद और बड़ी मिस्टेक, पीसीबी करते हो रेगुलर? नहीं करी लास्ट ईयर आपने, ठीक है, आपने 2-4 महीने 5 महीने की होगी, एग्जाम के लास्ट डे तक नहीं करी। आप एक बात बताओ, आपको लास्ट दिन नीट एग्जाम के दिन 5th में 2024 को अगर आपको
पीसीबी के 180 क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आज से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तीनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तीनों को पढ़ रहे हो। आप सोचते हो चमत्कार होगा, कैसे होगा यार चमत्कार? आज आप एक दिन फिजिक्स पढ़ रहे हो, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक दिन बायो पढ़ रहे हो, ज्यादा ज्यादा एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। सबसे गलत मेथड है, और किसी यूट्यूबर का सुन के अगर आप ये फॉलो कर रहे हो फिर तो डेफिनेटली गलत है। अरे भाई एक आदमी का हो गया, सबका थोड़ा होता है, ठीक है, उसका तुक्का लग गया होगा। अगर आप डेली पीसीबी नहीं पढ़ रहे तो आप ड्रॉप की तैयारी कर रहे हो। कौन कौन डेली पीसीबी पढ़ रहा है ईमानदारी से बताना। अभी तो पढ़ रहे हैं, ये अच्छा सेंटेंस था, अभी तो पढ़ रहे हैं, आगे का पता नहीं, ठीक। तो रेगुलर पीसीबी पढ़ना। फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। आपके साथ क्या होता है, आज तो तेरे भाई ने 10 घंटे पढ़ दिया, और 10 घंटे पढ़ने के बाद 10 लोगों को बताते हो 1 घंटा ये बात, तेरा भाई ने 10 घंटे पढ़ा है। होता कि नहीं होता? ठीक। फिर अगले दिन 2-3 दिन पढ़ते हो 10 घंटे। अरे यार आपने मान लीजिए वीक में 3 दिन 10 घंटे पढ़ दिया और 3 दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, तो इससे अच्छा तो यार आप वीक के 6 घंटे डेली 5 घंटे पढ़ो, तब भी हो गए 30 आवर्स। कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और एक सेंटेंस लिखो, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अगर आप में कंसिस्टेंसी होगी तभी कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। तो रेगुलर मेहनत करनी है। रेगुलर 10 घंटे मत पढ़ो, जरूरत भी नहीं है। आपको बेवकूफ बनाते हैं वो लोग जो कहते हैं 12 घंटे नहीं पढ़ेगा तो नीट एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा। मैं सिर्फ 6.5 घंटे का बोलता हूं आपको, सिर्फ 6.5 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है। आप क्लास अटेंड करते हो कोचिंग में, या आप कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो, या आप इंडिविजुअल कोचिंग जाते हो, तो उसके अलावा आपको पीसीबी को सिर्फ 6.5 घंटे देने हैं लगातार, आज से लेके 4 मई तक, 2024 तक। तो तैयार हो इसके लिए? ठीक। इसमें संडे की छुट्टी रखनी है। संडे को कोई नहीं पढ़ेगा। संडे को ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे रिवीजन करो, और टेस्ट है तो टेस्ट अटेम्प्ट करो। संडे में रेगुलर पढ़ाई नहीं करनी। संडे को टेस्ट प्रैक्टिस, एनसीईआरटी या और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर आपको वीकली रिवीजन 1.5-2 घंटा करना वो करो, नहीं तो कुछ मत करो संडे को। समझे कि नहीं समझे? तो एक कंसिस्टेंसी जब आ जाएगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस अगर आ गया तो एग्जाम में टॉप रैंक आएगी। क्वालिफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टॉप रैंक की बात कर रहा हूं। ओनली कॉन्फिडेंस का गेम। आपका कॉन्फिडेंस नहीं था एग्जाम में, था कॉन्फिडेंस? आपको एग्जाम हॉल के बाहर ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, हाथ पैर कांप रहे थे आपके। अगर कॉन्फिडेंस होगा ना, हाथ पैर नहीं कांपेंगे। ठीक। फिर इसके बाद डिसिप्लिन। डॉक्टर बनना है। कल सुबह 5 बजे उठूंगा, 8:30 बजे होते 5, शाम को 5:30 उठते हो। भाई जब तक आप में डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कैसे डॉक्टर बनोगे? डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा डॉक्टर अगर 9 AM ओपीडी का टाइम है तो 9 AM ओपीडी मिलेगा, 12 बजे ओटी का टाइम है तो ओटी में ही मिलेगा, और अगर 5 बजे आईसीयू का टाइम है तो आईसीयू में ही मिलेगा। बाहर सिगरेट पीता नहीं मिलता है। समझे कि नहीं समझे? तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको डेली क्या करना होगा? डिसिप्लिन में रहना होगा। तो अभी बोला सर डॉक्टर 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 कर रहे हो, हमारे पास कहां है ओपीडी? है ना आपके पास? आपका आईसीयू रहा ना, फिजिक्स, ओपीडी रहा आपका केमिस्ट्री, और ये इमरजेंसी वार्ड रहा आपका बायो। 3 सब्जेक्ट 3 वार्ड। इन तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी क्या है आपके? तीनों वार्ड के फाइल्स है। तो एक अच्छा डॉक्टर डेली तीनों वार्ड की फाइल चेक करता है, तो डेली तीनों की एनसीईआरटी पढ़ना है। एक अच्छा डॉक्टर डेली तीनों वार्ड के पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करता है, फ्रेश माइंड से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ ट्रीट करता है। इनके क्वेश्चन ही आपके पेशेंट्स हैं, तो डेली ये करो। अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, आज से ही अपने रूम को हॉस्पिटल समझो, और उस हॉस्पिटल में 3 वार्ड बनाओ, आईसीयू, इमरजेंसी, ओपीडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उन 3 वार्ड में फाइल्स है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। उनके पेशेंट्स आपके क्वेश्चंस हैं, तीनों के पीसीबी के। तो क्या तीनों में आप तीनों वार्ड में डेली जा रहे हैं?
क्या तीनों की डेली फाइल चेक कर रहे हैं, क्या तीनों के आप पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, या आपको सोचना है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्या आप डेली टाइम पे चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। समझे कि नहीं समझे? तो ये डिसिप्लिन है। फिर इसके बाद आएगा आपका डेडिकेशन। अगर कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो, जब तक आपके पास आप में डेडिकेशन नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। डेडिकेशन कहां से आता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, देश की सेवा करनी है, गरीबों की समाज की भलाई के लिए काम करना है, मुझे एक अच्छा डॉक्टर बन के अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। ये डेडिकेशन कहां से आएगा? ये डिसिप्लिन से आएगा। बिकॉज डिसिप्लिन डेवलप्स डेडिकेशन। ये भी नोट रखना, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप डेडिकेटेड भी नहीं हो सकते हो। आप बोल दो हाँ मुझे करना है करना है करना है, इससे नहीं होगा। डिसिप्लिन चाहिए पहले, तो डिसिप्लिन में काम करना होगा। फिर इसके बाद आपका आता है, डिसिप्लिन हो गया, डेडिकेशन हो गया, फोकस। फोकस तो आपसे ज्यादा मेरे ख्याल में एलोन मस्क का भी नहीं है। आपका फोकस कितना बढ़िया है। आपने बायो उठाई, आधा घंटा पढ़ी, मन नहीं लग रहा, केमिस्ट्री कर देते हैं, है ना। और जैसे ही केमिस्ट्री उठाई, फिजिकल चल रही हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, टाइम लग रहा, फिजिक्स कर देते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री 4 क्वेश्चन ना हो तो फिजिक्स कर लेते हैं। जब फिजिक्स नहीं होती रिवीजन कर लेते हैं, फिर रिवीजन नहीं होता चलो चाय पीने चलते हैं। ये आपका फोकस है। आप 1 घंटा बैठ के पढ़ नहीं सकते तो ऑपरेशन थिएटर में 4 घंटे कैसे बिताओगे? ओपीडी में 3-3 घंटे बैठ के डॉक्टर को एक ही चेयर में बैठे बैठे 100 पेशेंट को देखता है। आप 1 घंटा चेयर पे नहीं बैठ पा रहे हो। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोकस। तो फोकस के साथ काम करना है, और फोकस के साथ काम करने का तरीका यह है, बायो पढ़ रहे हो तो ओनली बायो दिमाग में चलनी चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स। सही है कि नहीं है? अब देखो, जब आप बायो पढ़ते हो केमिस्ट्री दिमाग में आती है, फिजिक्स दिमाग में आती है, इसका रीजन बताता हूं। जाकर के अपना टेबल चेक करना, टेबल पे ही आपका बैग मिलेगा, टेबल पे ही टी शर्ट मिलेगी, टेबल पे ही पीसीबी की बुक्स मिलेंगी, टेबल पे ही पानी की बोतल मिलेगी, ठीक, टेबल पे ही टिफिन मिलेगा मैस का, ठीक, टेबल पे पर्स पड़ा है, टेबल पे चश्मा पड़ा है, यही तो होता है। अगर किस किस का टेबल बिल्कुल क्लीन रहता है? बिल्कुल क्लीन। यार तुम हाथ तो हर चीज में खड़ा कर रहे हो, बैठने से पहले क्लीन, टेबल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप पढ़ाई करके टेबल से उठे हो तो टेबल बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने बायो उठा ली पढ़ने के लिए, तो बायो अगर आपने उठाई, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ एनसीईआरटी, एक पेंसिल या हाइलाइटर जो भी आप यूज करते हो, ज्यादा से ज्यादा रफ कॉपी, कोई डायग्राम बना के देखना है, या कोई वर्ड या कोई एग्जांपल आपको लिख के देखना है। एनसीईआरटी, पेंसिल, रबर, और या आपके वो रफ कॉपी, और ज्यादा से ज्यादा पानी की बोतल, मोबाइल फोन भी नहीं होना चाहिए। इतनी क्लैरिटी के साथ जब काम करोगे ना, तब बायो में पूरा ध्यान रहेगा। अगर दूसरी बुक पढ़ी रहेंगी तो इस पे भी ध्यान जाएगा, इस पे भी ध्यान जाएगा, और बार बार फोकस आपका डाइवर्ट होता है। तो आज के बाद अपना टेबल पूरा क्लीन रखो, सारी चीज कहीं भी फेंक दो, लेकिन टेबल क्लीन होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ओनली वही बुक रखो जो क्वेश्चन बुकलेट है वो, और अपनी रफ कॉपी, और कुछ नहीं। अब आपको पता है, यहां से ये टेबल से यहां तक जाने में आपको आलस आता है कि यार जा करके वो बुक लानी पड़ेगी, है ना, आता है ना, 6-6 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा ऑपरेशन थिएटर में, यस कर रहा, आलस आता है भाई। देख, ये छोड़ना पड़ेगा। हाँ मैं जानता हूं, आपके पास 2-2 घंटे रील्स देखने का टाइम है, 2 मिनट उठ के पानी पीने का टाइम नहीं है। यही ना, हाँ, YouTube शॉर्ट्स, रील्स, आपको ऐसा लगता है YouTube शॉर्ट्स और रील्स ही आपका एग्जाम क्रैक करा सकते हैं, है ना। 2 वीडियो देख ली, ये गरीब का बच्चा क्वालिफाई कर गया, ये कर गया, अपना देख लो, गरीब वाले की स्टोरी असली या नकली पता नहीं है।
ध्यान रखना इस बात का, आजकल सब फेक चल रहा है। जैसे खासकर कोटा के रिजल्ट्स, पिछले 3 साल से टॉप 10 में कोई रैंक नहीं है, ना जेईई मेंस में, ना नीट में, ना इसमें आईआईटी एडवांस में। आप बोलोगे सर आई है, आई है, खुशी मनाऊंगा मैं भी, आई है। कोटा में अभी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा टॉप 10 में। अब सिर्फ वो बच्चे और पेरेंट्स कोटा पढ़ने आ रहे हैं जो अवेयर नहीं है। कंपटीशन ही नहीं है कोटा में, कंपटीशन होगा तभी तो रिजल्ट आएगा। और इसका दूसरा मेजर रीजन आपको मैं बता दूं, कोटा में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जा रही किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बताओ कौन सा टीचर एनसीईआरटी पढ़ा रहा है? एक सिंगल टीचर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा है। मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सबसे पढ़वाऊंगा। और जो मैं बोलता हूं ना, मैं डेफिनेटली करता हूं। मैंने जीके का बोला 2016 में, 2018 में लाइन लगवा दी थी जीके की इनके। अब मैं इनसे एनसीईआरटी पढ़वाऊंगा, इनको मजबूर कर दूंगा पीले बोर्ड पे लाल अक्षरों में लिखने के लिए, हम भी एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, हमारे एडमिशन ले लो। क्योंकि रिजल्ट का ग्राफ देखो ना यार, वही कोटा है टॉप 10 में से 8 से 9 रैंक देता था, इस बार एक भी नहीं है। 10वीं जो आप बोल रहे हो जयपुर की है, और जेईई मेंस में और आईआईटी एडवांस में तो हवा ही नहीं है। आप देखो टॉप 10 में आईआईटी एडवांस में 10 में से 6 साउथ इंडिया, नीट एग्जाम में 10 में से 6 साउथ इंडिया, फर्स्ट सेकंड दोनों, नीट में भी आईआईटी एडवांस में भी साउथ इंडिया। क्यों? लिटरेसी रेट तो है ही ज्यादा। इस चीज को समझते कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। कोटा के टीचर को आपको जाके बोल दो सर प्लीज एनसीईआरटी पढ़ा दे, मिर्ची लग जाती है। एनसीईआरटी का नेम लेके बोलो, देखो आप अपनी क्लास में क्यों लगती इतनी मिर्ची? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में और पढ़ाने में पसीने छूट जाएंगे, नहीं पढ़ा सकता। आप जा करके एनसीईआरटी ले जाओ डाउट काउंटर पे, और पैर देखना कांपते मिलेंगे। एनसीईआरटी जब तक खोलोगे ना, तब तक तो ना फोन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, निकल जाएगा। ये हालत है। एक बच्चे को मैंने बोला भाई मैं तू एनसीईआरटी पढ़ा कर, उसने बोल दिया क्लास में जाके, बोला सर एनसीईआरटी पढ़ाओ। मैंने तो पूरे प्रूफ डाल रखे हैं, 2022 2023 सारे पेपर के प्रूफ डाल रखे हैं, एनसीईआरटी से पेपर आता है। तो उसने बोल दिया जाकर के सर एनसीईआरटी से पूरा पेपर आ रहा है, आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? पता क्या बोला? इस बार पेपर एनसीईआरटी से नहीं आएगा क्योंकि एनएमसी बना रहा है। यही बोला ना आपको। एनसीईआरटी से कब नहीं आ रहा था ये बताओ? मैं 2009-10 में कोटा में पढ़ा हूं। आप मैंने जेईई मेंस का मतलब उस टाइम हमारे टाइम पे IEEE कहते थे, आप 2009-10 का पेपर ले आओ जेईई मेंस का केमिस्ट्री का, मैं आपको ये दिखा दूंगा ये क्वेश्चन यहां से एनसीईआरटी से आया है। नीट का पेपर ले आओ, आप पिछले 15 साल के क्वेश्चन लाओ, मैं एक एक क्वेश्चन पे आपको पेज नंबर लिख के दूंगा। 99% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, 99। और आपको पता क्या बोला जाता है? 60:40। बेटा 60 बाहर से आ रहा, 40 एनसीईआरटी से आ रहा है। ये 60 बाहर से आ रहा मैंने मान लिया, तू ये बता आ कहां से रहा है? तू बता कहां से आ रहा है? आ रहा ना बाहर से, तेरे मॉड्यूल से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है? 60 मॉड्यूल से तो नहीं आ रहा भाई। एग्जामिनर का इतना भी लो स्टैंडर्ड नहीं, इनका मॉड्यूल पड़ेगा। एग्जामिनर भाई बड़ी चीज है। आपको कोटा में एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही क्योंकि जिस दिन एनसीईआरटी पढ़ाई उस दिन बच्चे का सिलेक्शन हुआ और बच्चा बोले मैं कोटा क्यों आ रहा हूं, मैं घर पे ही पढ़ लूंगा एनसीईआरटी। आ रहे ना रिजल्ट? देखो अब देखो एनसीईआरटी पढ़ने वालों को रिजल्ट दिखाता हूं मैं आपको। ये जितने भी रिजल्ट्स हैं इनमें से 1-2 बच्चे को छोड़ के सारे बच्चों ने घर पे सेल्फ स्टडी किया है या मोस्टली ऑनलाइन स्टडी किया है, या किसी एक सब्जेक्ट का, जैसे बायो बच्चों की अच्छी रहती है, केमिस्ट्री का ट्यूशन लगा लिया या फिजिक्स का लगा लिया, दोनों वीक है दोनों का ट्यूशन लगा लिया, और सिर्फ सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हुआ है। आप एक काम करना, इनका फोटो दिखा देना मेरे को कहीं भी,
किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनका फोटो नहीं मिलेगा आपको बच्चों का। ये है भाई चित्रांश। चित्रांश के है AIR 195, ओबीसी कैटेगरी है, मोस्ट प्रोबेबली इस बार एम्स दिल्ली में जाएगा। कोटा में पढ़ने आया था क्लास 11 में, बीच में छोड़ के चला गया अपनी मम्मी को ये बोल के कि यहां सही नहीं है पढ़ाई। 12th में घर पढ़ा, इसको लगा कि मेरी पढ़ाई मेरे अप टू लेवल प्रिपरेशन नहीं है। 12th में एग्जाम ही नहीं दिया, फॉर्म ही नहीं भरा, फर्स्ट ड्रॉप। रिजल्ट आपके सामने है 701। ये बीवाइज का टॉपर है, ठीक। 170 मार्क्स केमिस्ट्री में। इसने कृष्णा बैच को पता नहीं कितनी बार रगड़ दिया, जिसमें मैंने एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। सिर्फ बोला सर मैंने कृष्णा बैच को बार बार तब तक नहीं छोड़ा जब तक एक एक लाइन याद नहीं हो गई, समझे। फिर इसके बाद ये देखो, इस बच्चे ने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन। मोहक जैन 695 स्कोर है, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180, बीवाइज का स्टूडेंट है। कौन सी कोच कौन दिखा रहा है 180 आउट ऑफ 180? है कोटा में किसी केमिस्ट्री में? बोला किसने कोटा में केमिस्ट्री में 180? ये बच्चा घर बैठ के लाया, सेल्फ स्टडी, घर पे पढ़ा ओनली, घर से आ रहे हैं रिजल्ट। आप क्या कर रहे हो कोटा में? और देखो ये है गौरव श्रीवास्तव, 680 मार्क्स है, 165 केमिस्ट्री में। ये भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना, लेकिन इसने कोचिंग ली थी भाई, ये कोचिंग का था। ये देखो खुशी के 675 मार्क्स है, केमिस्ट्री में 170, सेल्फ स्टडी किया है। ये तीनों बच्चे भोपाल के हैं। आप जानते हो ना भोपाल के बारे में? शिवाली मैम का नाम तो सुना होगा आपने, मैंने कितनी बार बताया है। ये तीनों शिवाली मैम के ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। शिवाली मैम खुद बायो पढ़ाती है, वहां पे उनके साथ एक फिजिक्स के टीचर है, केमिस्ट्री वो बीवाइज से पढ़ते हैं। रिजल्ट आपके सामने है, तीनों भोपाल के बच्चे। कोई अगर भोपाल से है, नहीं है भोपाल से, कोई आपका रिश्तेदार हो, चेक कराना, क्रॉस चेक। 672, 649, 641। शिवाली मैम कभी भी नोट्स नहीं लिखवाती, सीधा डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ाती है, डायरेक्ट एनसीईआरटी। और शिवाली मैम कभी भी 340, 330 वाला रिजल्ट नहीं दिखाती है बायो में। 350 प्लस, 345, 360, 355, 356 ये रिजल्ट दिखाती है। पिछली बार हमने, अगर किसी ने फॉलो किया हो, सुदर्शन बैच था एक, किया था किसी ने फॉलो किया था ना? वर्कशीट थी उसमें और वाइवा थे, कैसे थे? एक बच्चा भी आएगा, उसकी मम्मी कार्डियोलॉजिस्ट है, सॉरी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके बारे में मैं बताऊंगा उन्होंने शिवाली मैम के बारे में क्या बोला। नेक्स्ट ये है कुणाल जिंदल, 672, केमिस्ट्री 167, सेल्फ स्टडी घर से। डॉक्टर एम्बुरे समर्थ 660, केमिस्ट्री 175। ये कृतिका है 669, केमिस्ट्री 158। अनमोल मोर 661, फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है, केमिस्ट्री 158, 12th क्लास के साथ क्वालिफाई किया है। फोर्थ अटेम्प्ट में 650, अंकुश मालव, ये कोटा ही पढ़ा है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, सेल्फ स्टडी किया है। अगर कोई पिछली बार अगर बीवाइज की आपने बीट टेस्ट सीरीज फॉलो की हो ऑफलाइन में, वहीं आता था 167 केमिस्ट्री में। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, केमिस्ट्री का कृष्णा बैच इंग्लिश में देखा था। कृष्णा बैच तो तुम सब जानते होगे, बताने की जरूरत नहीं है बस। नेक्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में 648, कुणाल रे, केमिस्ट्री में 165। ये भी कोटा आया था, इसने बीवाइज की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन ये लास्ट में आया था और इसने बाकी बचे हुए सारे लेक्चर, क्योंकि ये पूरे नहीं कर पा रहा था, तो इसने ऑनलाइन से सेल्फ स्टडी किया था। मतलब कोटा बैठ के कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। रिजल्ट आपके सामने। उसके बाद परसुन उज्जवल 648, केमिस्ट्री 165।
डॉक्टर साक्षी शर्मा केमिस्ट्री 165। ये देखो फिफ्थ अटेम्प्ट नहीं, शायद इसका फिफ्थ ड्रॉप है, यहां पे सिक्स्थ अटेम्प्ट आएगा जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि अगर इसने 2018 में पहली बार एग्जाम दिया, 19, 20, 21, 22, 3 सिक्स्थ अटेम्प्ट आ गया ना। 2018 में 179, 2023 में 639। केमिस्ट्री का स्कोर नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूं 148 थे, पता नहीं 153 थे, इसके आसपास था। ये भी कृष्णा बैच की स्टूडेंट थी। कुशाल चंद, कुशाल के भाई फोर्थ अटेम्प्ट में किया 636 आउट ऑफ 720। नेक्स्ट डॉक्टर अखिलेश फोर्थ अटेम्प्ट में किया 634। आप देख लो ड्रॉपर के लिए मोटिवेशन है ये। फिफ्थ अटेम्प्ट में आकर्ष कुमार कितना है 629। इसके बाद नहीं है क्या, क्या गए बाकी, कोई बात नहीं, ये आ गया। सेवंथ अटेम्प्ट में 623। हिम्मत चाहिए भाई, छठा ड्रॉप हो गया, ठीक है। और ये देखो ये कौन आ गया, डॉक्टर मुकुल 621, केमिस्ट्री में 150 है। क्या बोला भाई, हाँ एक बच्चे ने यूट्यूब पे भी लिखा था, बोला आपने डॉक्टर क्यों लगाते हो, मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा अच्छा डॉक्टर बनेगा इसलिए लगाता हूं, मुझे डाउट नहीं है मेरे बच्चे पे, इसको डाउट है वो हटाए, मुझे डाउट नहीं होता मेरा बच्चा खराब होगा आगे जाके, क्योंकि मैंने पढ़ाया उसको, मैं क्लास में अच्छी चीजें सिखाता हूं, मैं ये नकली काम नहीं करता कि इतनी शक्ति हमें देना चाहता और तुम पेन मारते रहते हो वहां पे। अरे भगवान ने शक्ति दी है तभी तो कोटा में है तू, जिसको शक्ति नहीं मिली वो तो बेचारा मजदूरी कर रहा है। ये शक्ति भगवान ने बहुत दे दी और संस्कार भी घर से लाओ, सफलता लेके जाओ। ये संस्कार से सफलता वाले बहकावे में मत आओ। और एक और क्लियर कर देता हूं, जिस पाथ टू सक्सेस को तुम रियल समझ रहे हो वो रियल नहीं है, रियल पाथ टू सक्सेस एनसीईआरटी है, यह बात हमेशा ध्यान रखना। और ये संस्कार से सफलता वाले बहकावे में बिल्कुल मत आना। भाई आप एक बात बताओ, कोई बच्चा पढ़ने आया, वो आता है इतनी शक्ति हमें देना चाहता, साइड में पेन चलते रहते हैं, कोई किसी के पीठ पे लिख रहा है कुछ, और उसके बाद पहली 5 मिनट में आपका दिमाग खराब हो जाता है, पढ़ने का मूड ही खराब हो जाता है। मत कराओ ऐसी प्रार्थना जो बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब मेरे को गलत बोल देंगे हिंदू धर्म के खिलाफ है, अरे हिंदू धर्म ऐसे बोलने से थोड़ा उठेगा। ओनली प्रार्थना दिल से कही जाती है, फोर्सफुली नहीं कहलाई जाती है। प्रार्थना तब गलत होती है, भाई प्रार्थना कर रहे हो पेन चल रहा है, ये हिंदू धर्म की बेइज्जती। तो अब मेरे खिलाफ बोलते रहो, मैं नहीं डरता किसी से। अब देखो इसके बाद, अब सर क्या इतने ही रिजल्ट आए हैं? अभी तक मैं आपको बता दूं, बीवाइज क्लासेस के टोटल जो डेटा कल का मेरे पास है, डेली 10-12 जितने बच्चों से बात होती है उनका डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। 203 बच्चे ऐसे हैं अभी तक कल शाम तक जिनके 620 प्लस बीवाइज क्लासेस से स्कोर है। और बीवाइज क्लासेस में मोस्टली वो स्टूडेंट पढ़ते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, या एक सब्जेक्ट की कोचिंग लगा ली, 2 सब्जेक्ट की कोचिंग लगा ली, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऐसे कोचिंग में नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो अब देखो, और ये डेटा और क्रॉस होगा अभी। और ये रिजल्ट जो मैंने दिखाए हैं इसमें कुछ फोटो अभी देखो, अभी तैयार करवाए थे, सारे लगे नहीं। हम रिजल्ट सिर्फ उस बच्चे का शो करते हैं जो हमारे साथ रिजल्ट शेयर करता है, अपना फोटो शेयर करता है। अगर आप कल मेरे से पढ़ो और आपका सिलेक्शन हो जाए, आप नहीं सर मेरा रिजल्ट मत छापो, मैं नहीं छापूंगा। मैं कभी भी किसी को मजबूर नहीं करता, मैं बच्चों को प्रेशर नहीं करता। 2019 में एक बच्चे के एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हुआ, रैंक नहीं बोलूंगा क्योंकि टारगेट हो जाएगा। उस बच्चे ने मेरे को ये बोला सर आप मुझे ये बताओ, मैं रिजल्ट तो दे दूंगा, पैसे कितने दोगे? उस दिन के बाद मैंने रिजल्ट नहीं छापा है, मैं सिर्फ उसका लगाता हूं जो दिखाता है अपना रिजल्ट। ये जिन्होंने फोटो शेयर किया उनके फोटो लगा दिए, बाकी ये बच्चे किसी को डेटा चाहिए हो मेरे पास आ जाना, कल दिखा दूंगा लैपटॉप में, पूरा नेम नंबर एडमिट कार्ड सब दिखा दूंगा। इतना डेटा मेरे पास है। और इनमें से मुश्किल से 5 से 10 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी कोचिंग में ज्वाइन किया है। कोई जरूरत नहीं कोचिंग जाने की, समझे, घर बैठ के सेल्फ स्टडी करो, ठीक। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये रिजल्ट आपको बताने जरूरी थे भाई,
और सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से होगा, किसी भी बहकावे में मत रहना, आपको बेवकूफ बनाया जाता है। ठीक। 9th एनर्जी, ऐसे ऐसे तुम मैथ्स में जाते हो, कैसे डॉक्टर बनोगे यार? अरे लगना चाहिए डॉक्टर जा रहा है, तुम्हारे चेहरे से लगना चाहिए, एक्टिव होने चाहिए तुम लोग। अब तुम आज तुम 2 घंटे खड़े नहीं हो सकते, 2 घंटे बैठ नहीं सकते पीठ सीधी करके, कल तुम ओटी में कैसे खड़े होगे यार? 18-20 साल तुम्हारी एज है, अरे पूरे टाइट रहा करो, आप लगना चाहिए यार ये डॉक्टर है। अगर ऐसे ही तुम लोग सुस्त रहते हो उससे कुछ नहीं होगा, एनर्जेटिक रहना हर टाइम। और जैसे एक अच्छा डॉक्टर कि हर पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करता है, वैसे ही आपको हर क्वेश्चन को फ्रेश माइंड से पूरे फोकस और पूरी एनर्जी के साथ ट्रीट करना है। तो ये आपकी कमियां थी, समझ आई आपको? तो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए पीसीबी से पहले है कि आप में अच्छे कैरेक्टर्स होने चाहिए, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए, आप एनर्जेटिक होने चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं होगा ना, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे आप। समझे कि नहीं समझे? पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना, कई बार ऐसी कंडीशन बिगड़ जाती है कि गलती से कोई नर्व कट गई, तो ऐसा नहीं करता गया मर गया भगवान बचा ले, वो देखता है इसका सॉल्यूशन क्या है। और वो वही आदमी कर सकता है जिसमें पेशेंस होगा। पेशेंस आज ही डेवलप करो, बैठ के पढ़ो। आप क्या करते हो? आप 1 घंटा पढ़े नहीं, चलते साइड वाला देखते क्या करता है। अरे 1 घंटा बैठने के बाद वहां चेयर से उठ के मत भागो, 2 मिनट बैठो, लंबे सांस लो, ये देखो कि अभी आपने क्या रिवाइज किया है। इससे एक तो आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग होगी, दूसरा आपको पेशेंस बहुत ज्यादा डेवलप होगा। जैसे 1 घंटा पढ़ लिया, मान लीजिए आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा है, तो अब सोचो आपने क्या क्या पढ़ा, रिमाइंड करो दिमाग में। इससे मेमोरी के साथ साथ आप में पेशेंस भी डेवलप होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये है। तो 10वां पॉइंट पेशेंस भी है। आपके किसी पेपर में 4 आपको 2 पेपर में नंबर कम आए, नहीं होगा पापा इस बार। अरे किसी डॉक्टर से 2 पेशेंट मर जाए, तीसरे का ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा मैं, ऐसा करता है क्या? कोई बात नहीं, कम आए तो। अरे कौन सा नीट एग्जाम है, हर तीसरे वीक आता है, फिर कर देना मार्क्स। समझे कि नहीं समझे? अब आ जाते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। अब असली कहानी स्टार्ट हो रही है। नीट 2023 का रिजल्ट आपने देख लिया। क्या आपको लगता है जैसे कैजुअल आप लास्ट ईयर थे, ऐसे कैजुअल अगर आप रहे इस बार सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। कैजुअल फॉर्मेलिटी पूरी करोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए आपको दिन रात एक करना होगा। और दिन रात एक करने का मतलब ये नहीं कि सोना ही नहीं है। जैसे आपको लोग बोलते हैं अगर तू 14-15 घंटे नहीं पढ़ सकता तो तू डॉक्टर नहीं बन सकता। उसको किसी गलत आदमी ने आपके सामने खड़ा कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ 6-7 घंटे क्लास के, 6-7 घंटे घर पे। टाइम कैसे मैनेज करना है यह मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, वो वीडियो देख लेना। ठीक। फिर इसके बाद इस रिजल्ट को देखते हुए 500 से 600 के बीच बहुत ज्यादा बच्चे हैं। ठीक। क्यों? क्या कमी रह गई बताओ भाई? सॉल्यूशन, प्रैक्टिस की। और बोलो। असली कमी तो बस ये है, मॉड्यूल हटाओ, एनसीईआरटी लाओ, सिलेक्शन पाओ, पेशेंट्स की जान बचाओ। ये मेरी बात आज समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं 2-3 साल में आ जाती समझ में। होम्योपैथिक रहती है, धीरे धीरे असर करती है। जो बीवाइज को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे उनको ये नहीं पता मेरे वाला इंजेक्शन होम्योपैथिक है, दर्द भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। समझे? तुम्हें भी बाद में समझ में आएगा क्या बोला भी। ठीक, आ गया, अच्छी बात है। थर्ड, ये है इंपॉर्टेंट। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पेपर में टाइम मैनेज नहीं कर पाए। ईमानदारी से बताना कौन कौन टाइम मैनेज नहीं कर पाया था? वेरी गुड। आपको टाइम मैनेज करने के लिए क्या करना है? आज से ही प्रॉपर एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक। दूसरा,
जो जितने भी बच्चे इस बार ड्रॉप कर रहे हैं, जो 620 610 मार्क्स नहीं कर पाए हैं, उन्होंने पेपर सिर्फ एक अटेम्प्ट में किया है। बोलो सही या गलत? आप दूसरा अटेम्प्ट नहीं ले पाए, और जिसने लिया वो पूरा नहीं कर पाया। पेपर को एक अटेम्प्ट में नहीं, 3 अटेम्प्ट में करना होता है। आपकी ओएमआर फिलअप करने की स्ट्रेटजी सही नहीं थी, यह भी आपको नहीं पता था, यह भी अभी मैं आपको बताऊंगा। पहली बात, जितने भी ड्रॉपर है, मेरे को आते ही पता क्या बोलते हैं, सर टेस्ट सीरीज लॉन्च करो। मैं क्या करेगा भाई? मतलब सर इस बार 150-200 टेस्ट करने हैं। मैं ठीक है, नेक्स्ट ईयर ड्रॉप कर लेना। मैं सीधा बोलता हूं। देखो, आप में से बच्चे मिलने आते होंगे, आपके दोस्त मेरे से मिलने आते होंगे, मैं साफ साफ कह देता हूं पेरेंट्स को, आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। पेरेंट्स बुरा मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास एडमिशन नहीं लेगा, यही तो होगा ना। मेरे को 30-35 हजार का नुकसान हो जाएगा, मैं नुकसान को मानता ही नहीं। कुछ पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा आप कभी भी कमा सकते हो, पैसा कुछ भी नहीं है। वैल्यूज मैटर, नॉट वैल्यू। समझ आ? नहीं आया? ये आगे समझ में आएगी दुनिया को। ये मैंने कुछ कोट्स लिख रखे हैं, लिख के एक डायरी बना के रख रखी है मैंने, है ना। मैं विकास सर को बोला था, हाँ पेटेंट नहीं, थोड़ा टाइम अपने ही पर्सनल है, वो बाद में लेट समझ में आएगा क्या लिख के गया आदमी। ठीक, बड़े लोग हो गए, महात्मा गांधी हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, सुनील नैन हो गए, इनकी कम समझ में आती है, लिया लेट समझ में आती है, असली बात है ये। ठीक, हाँ मैं क्या बोल रहा था? ओएमआर नहीं। अब देखो, इसके अलावा और क्या मिस्टेक करते हो आप पेपर में, बताओ? मेजर मिस्टेक तो ये 3 ही है ना, पेपर में टाइम मैनेज ना होना, पेपर एक अटेम्प्ट में करना, और ओएमआर सही से फिलअप ना करना। अब देखो, टाइम कैसे मैनेज होगा? एक रॉबिन शर्मा की बुक मैंने पढ़ी, उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, डोंट मैनेज योर टाइम, मैनेज योर फोकस। अगर आप पेपर में बायो सोल्व कर रहे हैं तो आपका फोकस ओनली बायो होना चाहिए, केमिस्ट्री दिमाग में नहीं आना चाहिए। केमिस्ट्री कर रहे हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स नहीं आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? बोलो, कोई डाउट है क्या? ठीक, फिर इसके बाद क्या है? अब देखो, किस किस ने पेपर में पहले बायो नहीं किया, ईमानदारी से बताओ। एक्सपेरिमेंट किसने किया वहां जाके? तूने एक्सपेरिमेंट किया था? अब वो फिजिक्स से शुरू किया है यार उसने। अब उसके मार्क्स बताऊं मैं आपको? तो ही बता दे। मैं बता दूं? अच्छा ठीक है, ठीक है, अब मैं मार्क्स नहीं बता रहा। उसकी गलती सबसे बड़ी है, मानता ये बात तो मानता है तू? बायो नहीं करना गलती थी, इस बार नहीं करनी है गलती। और तू इस बार मेरे पास मैं मारूंगा तेरे लठों, मेरी क्लास का स्टूडेंट है। हाँ यहाँ भाई, मैं देख, मैं हिटलर हूं यहाँ पे। अगर तुम कैसे ही पढ़ो, कहीं पढ़ो, मेरी बात नहीं मानोगे ना, फिर आपको पता है गुस्सा बहुत आता है मेरे को। बायो के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स करना होता है। और जब भी पेपर अटेम्प्ट करोगे, 3 अटेम्प्ट में करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मोस्ट इजी क्वेश्चंस करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिनको देखते ही आप सोल्व कर दो। मतलब जैसे आते ना कुछ क्वेश्चन, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जीआरटी, ठीक है ना। BF3 इज लुइस एसिड, ये तो देखते ही हो जाएगा, 15-15 सेकंड के क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसे अगर आप करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो इसमें बायो में कितने क्वेश्चन कर लोगे आप? बोलो 90 में से 75 प्लस 75 ही मान लेते। केमिस्ट्री में 45 में से कितने? 30, 25 मान लेते हैं। फिजिक्स में 25, 20, कितने क्वेश्चन हो गए? 120। और ये वो सिर्फ वो क्वेश्चंस है जिसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, जैसे सीधा फॉर्मूला पूछ रखा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। बायो में कितना टाइम लगा 75 क्वेश्चंस में? 50 मिनट, 30 मिनट। केमिस्ट्री में अरे देखते ही सोल्व होने वाले हैं सब। और इसमें 20 इसमें मान लो। अरे भाई मैंने देखो यार, कैसे आदमी हो तुम लोग। मैंने ये बोला, मैं इजी क्वेश्चन उसको बोल रहा हूं जो देखते ही हो जाएगा। देखते ही होने के लिए 1.5 मिनट लगेगा।
क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लेंथी होगा, वो छोड़ना, वो नहीं पढ़ना अपना। तो ऐसे अगर आप काम करोगे तो ये क्वेश्चन आपके 120 कितनी देर में हो गए? 70 मिनट। 20 मिनट इनकी ओएमआर भरने की मान लो, कितनी मिनट में हो गए? 90 मिनट। सेकंड अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चंस करोगे जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेशन करनी है। ग्राफ का क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब उसको चेक करके करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा जिसमें 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स है, या ऐसा है जिसमें आपको डेरिवेशन करके देखना पड़ेगा, या ऐसा है जिसमें बहुत टफ कैलकुलेशन जैसे सॉलिड स्टेट में आती है, वो नहीं करना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में करोगे तो यहां पे तो 15 के 15 निपट जाएंगे। वैसे तो 10 मान लेते हैं बायो के, 10 बायो के। केमिस्ट्री कितने आ जाएंगे? 10 ही आएंगे। केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, इस बार 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो 9th क्लास का बच्चा कर सकता है, और 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप में बैठा हुआ हर बच्चा कर लेगा, सिर्फ 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है, ठीक है। और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्होंने तुम्हें केमिस्ट्री को करने नहीं दिया, है ना, जिनमें मास्टर उलझ गए, ठीक। तो यहां पे आराम से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? ऐसे 15 क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। 15 15 30 और 10 40 क्वेश्चन हो गए। इन 40 क्वेश्चन में कितना टाइम दें? 60 मिनट इंक्लूडिंग ओएमआर, बहुत है। तीसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करोगे जिसमें आपको कैलकुलेशन बहुत टफ है, आपको डेरिवेशन करके देखना पड़े, या जिसमें आपको डाउट है। वो कितने क्वेश्चन हो गए आपके 2.5 घंटे में? 160 क्वेश्चन जो सही से कर लेता ना कॉन्फिडेंस के साथ, उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब लास्ट के अब 30 मिनट जो है, अब आप कोई भी क्वेश्चन करो, इनमें से आपको 20 के 20 तो वैसे ही नहीं करने अगर ओनली क्वालिफाई करना है, और जिसको टॉप करना है उसको इतना बताने की जरूरत नहीं है, समझे ना। असली बात तो यही है ना। तो अब अगर मान लो इसमें से 10 या 15 क्वेश्चन भी आप करो, 30 मिनट में आराम से हो जाएंगे। ये भी 2 मिनट बहुत होती है क्वेश्चन के लिए। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा नहीं है 2023 का जो 2 मिनट खा जाए। एक क्वेश्चन दिखा दो मेरे को, है कोई क्वेश्चन? तुम बताओ। तो ये कितने हो गए? 175 क्वेश्चन हो गए आराम से। 15 से 20 175 से 180 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे 3 घंटे में। 20 मिनट हमने रिजर्व रखी है, पता क्यों? ताकि मान लीजिए पेपर में हड़बड़ी हो जाए, या हमारा जो एग्जामिनर है वो टाइम वेस्ट कर दे, या कुछ भी ट्रेजेडी हो जाए, उसके लिए पेपर की प्रैक्टिस 3 घंटे की होनी चाहिए सिर्फ, समझे। फिर इसके बाद देखो इधर, यहां पे अब क्या करना है? पहला अटेम्प्ट किया, ओएमआर साथ के साथ फिलअप करो। बायो कर दी, बायो की ओएमआर भर दो। केमिस्ट्री करी केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स करी फिजिक्स की। इसका बेनिफिट बताऊं, जैसे आप बायो सोल्व कर रहे हो फास्ट, आपने 75 क्वेश्चन कर दिए 30 मिनट में, तो क्या जाएगा दिमाग में? बर्डन तो बढ़ेगा भाई। बायो चल रही पूरी, फास्ट कर रहे हो। अब आप केमिस्ट्री में जा रहे हो, मशीन है, मशीन थोड़ा दिमाग कि बटन दबाओगे ले केमिस्ट्री शुरू हो गई। पहुंच चाहिए एक। केमिस्ट्री के 75 क्वेश्चन किए, 75 गोले भरोगे, 5 10 15 मिनट लगेंगे। अरे लगेंगे नहीं लगेंगे? तो इतना टाइम अगर लगेगा तो माइंड को रेस्ट मिल जाएगा। उस टाइम लॉन्ग ब्रीदिंग करो, ठीक है। फिर आपका माइंड अब बिल्कुल फ्रेश है केमिस्ट्री करने के लिए। केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन के गोले भरोगे, 5 से 7 मिनट लगेंगे। फिर ओएमआर भरते टाइम लॉन्ग ब्रीदिंग करो, फिर फिजिक्स करो, हो गया। लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट की ओएमआर करोगे, साथ की साथ भरनी है। थर्ड अटेम्प्ट की ओएमआर करोगे, साथ की साथ भरनी है। कौन कौन बच्चा ये मेथड फॉलो करता था? ईमानदारी से बताना। यही किया, सही लगा, फायदा तो हुआ, ठीक। 3 अटेम्प्ट तो नहीं हुए होंगे, अटेम्प्ट 3 नहीं हुए। आप एक बात नोट कर लो, अगर आपको टॉप में रैंक लानी है, पेपर के 3 अटेम्प्ट करे आओ। टॉपर से पूछना किसी से, वो सीधा 3 अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 3 अटेम्प्ट करने हैं, समझे कि नहीं समझे? अब ये कब हो गए 3 अटेम्प्ट? कब होंगे 3 अटेम्प्ट? जब आज से ही पेपर ऐसे सोल्व करना स्टार्ट करोगे। अगर आप सोचते हो ना लास्ट दिन ऐसा हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। एक बुक है पावर ऑफ हैबिट, चार्ल्स डुइग ने लिखी है, जाके पढ़ लेना। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो लास्ट डे आप करना चाहते हो फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दो। अगर फर्स्ट डे वो नहीं करोगे जो लास्ट डे करना, चमत्कार नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है लास्ट डे जादू हो जाएगा, नहीं होगा भाई जादू, समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे फॉलो करना है, ठीक। मैंने बताया है, मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, बहुत बच्चों को मैंने एग्जाम क्वालिफाई कराया है, और बहुत मेहनत से, बहुत रिसर्च करके मैं स्ट्रेटजी बना के सुनाता हूं। और आपके दोस्त से हो ज्यादा इंटेलिजेंट, उसकी मत मानना प्लीज,
नहीं समझे? तुम्हें जाते टाइम तुम जब पेपर देने जाते हो ऐसे हाथ रख के अपने दोस्त के, तो उसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं मैं, मेरी माननी है, ठीक है? समझे? नेक्स्ट ये हो गया भाई। अब आ जाती है बात असर्शन रीजन कैसे करने हैं। असर्शन रीजन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले और स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है या इनकरेक्ट है, ये वाला, ये क्वेश्चन आपके तब सोल्व होंगे जब आप एनसीईआरटी को बुरी तरह रगड़ोगे। ये जितने बच्चों को मैंने रिजल्ट दिखाया ना, इनका सीक्रेट एक ही है, इन्होंने एनसीईआरटी को बहुत बुरी तरह रगड़ा है। अभी मुझे इंटरव्यू का टाइम नहीं मिल पा रहा था, सारे बच्चे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट वीक से इंटरव्यू शुरू कर दूंगा इनके, और कोशिश ये करेंगे जो बच्चा आ सकता है यहां पे आपको मिलवाऊंगा भी सही क्लास में, वो बता देंगे अपने मुंह से, ठीक? तो एनसीईआरटी आपको करना होगा। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आपको आती है असर्शन रीजन क्वेश्चन में आती है कि नहीं आती? ठीक, इसका मेथड बता दूं आसान सोल्व करने का। देखो, एक असर्शन वाली स्टेटमेंट होती है, एक रीजन वाली स्टेटमेंट होती है, ठीक? अब असर्शन रीजन सोल्व करने का मेथड आपको बताया जाता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही है, बीच में बिकॉज लगा दो, ड्यू टू, दैट्स वाई, सो, देयरफॉर। यही सिखाते हैं आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, यही सिखाते कि नहीं सिखाते? है ना? अब अगर ये सिखाते हैं ना, तो लिख लो आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा, क्योंकि एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं है कि देयरफॉर, ड्यू टू, बिकॉज लगाने से उसका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और किसी को अगर ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा, रीनीट 2023 कर लो, आपकी भी और ये मेथड बताने वाले की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। जो आपको ये बोलता ना ऐसे करने से हो जाएगा, उसके पास केमिस्ट्री के असर्शन रीजन ले जाना, रीनीट के ले जाना, एक बार समझ आ जाएगा क्या है। आज के बाद ऐसा नहीं करना है। असर्शन रीजन कैसे करना है? सबसे पहले असर्शन पढ़ा, राइट है, रीजन पढ़ा, राइट है। अगर इनमें से कोई रॉन्ग, उसमें दिक्कत है ही नहीं ना, दोनों राइट आते तब दिक्कत आती है। असर्शन राइट, रीजन राइट। अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, आपको क्या करना है? दोबारा से असर्शन वाली स्टेटमेंट पढ़ो, पढ़ ली, करेक्ट है, क्यों करेक्ट है आप सोचो। आपके माइंड में इसका एक रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन, कितने भी रीजन आ सकते हैं, उनमें से 3-4 रीजन जो आपके माइंड में आए, अगर एक भी यहां पे मैच कर गया तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं है। ये मेथड होता है। ये मेथड अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आराम से क्लियर कर जाओगे। इससे आसान मेथड कोई नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई भी और मेथड अप्लाई कर रहे हो तो नोट कर लो, असर्शन रीजन गलत हो गए। दोबारा बताऊं, आपने असर्शन पढ़ा, सही है, रीजन पढ़ा, ये भी सही है। अब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये सोचना है। अब असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये सही क्यों है, इसका रीजन आपको सोचना है कि सही क्यों है। तो आपके दिमाग में इसके रीजन आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी, तो जो रीजन आपने सोचे ना ये हो सकते हैं। तो अगर वो मैच कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट से तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं तो नहीं है। अब समझ में आ गया? फिर रिपीट करूं, मैंने मेन आपको सेमिनार में आज इस बात के लिए बुलाया सबसे ज्यादा। हाँ, रीजन नहीं 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 नहीं, यही तो दिक्कत है, उस पे तू हाथ रख ले। अब उसने क्या बोला, रीजन पढ़ने के बाद तेरे दिमाग में रीजन रिकॉल होता रहेगा, फिर तो तेरे पिछला क्वेश्चन भी रिकॉल होता रहता होगा। 50 क्वेश्चन के फिर 50 क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं होता, वो आपका मानना है। इसको फोबिया कहते हैं। असर्शन रीजन का सिर्फ आप में फोबिया है। अब जो बच्चे यहां, कुछ बच्चे अपनी क्लास के बैठे, क्लास में आप आते हो, मैं असर्शन रीजन कराता हूं, डर लगता है? लगता डर? सेकंड्स में करते हैं हम। हर क्लास में 2-3 असर्शन रीजन करवाता हूं, हर क्लास में। अगर टीचर को बोल दो, सर प्लीज आप करवा दिया करो असर्शन रीजन, हम भी निकल जाएंगे यहां से। और आपके जिसका सेकंड थर्ड ड्रॉप है वो बोल दो, सर 3 साल का योगदान हो चुका, बस आप जाने दो। आप उनसे असर्शन रीजन के सॉल्यूशन तो पूछो, आपको कितने बढ़िया बताते हैं। ड्यू टू लगा दो। एक बात कही है किसी बड़े आदमी ने, समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। और ये असर्शन रीजन के बीच में बिकॉज, देयरफॉर, ड्यू टू, ये बहकाना है। अरे कितनी दूर की बात है, क्वेश्चन सोल्व करके देख लो भाई आज घर जाके।
पेपर पिछले 3-4 साल से आ रहे हैं, कर लो असर्शन रीजन सोल्व। अगर तुम्हारे इस मेथड से हो रहे तो कर लेना, नहीं तो मेरे वाला फॉलो कर लो, कौन सी बंदिश है कोई। ठीक, फिर इसके बाद अब दिक्कत ये है असर्शन रीजन स्टेटमेंट, और ये कितनी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है, ये आते हैं एनसीईआरटी से है। हमें कैसे पता चलेगा कि एनसीईआरटी की कौन सी लाइन आएगी, बताओ। बोलो बोलो। एनसीईआरटी पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, आज से पढ़ना है। सुनो, बोलो मत यार, देखो जिसको जाना जाओ। मेरा रूल है, मैं इस बार 2 बच्चों को मैंने एडमिशन नहीं दिया, क्योंकि मुझे यह शक हुआ था ये पढ़ने वाले नहीं है। मैंने एडमिशन नहीं दिया। मेरे को कितना नुकसान हुआ? 60-70 हजार का नुकसान हो गया। मेरे को 70 लाख का होगा ना, तब भी नहीं दूं मैं। अगर आप मेरे पास कुछ सीखने आए हो तो सीखो, नहीं तो आप जा सकते हो। क्योंकि इन लोगों का पूरा प्लान है आपके पापा से इनका टारगेट होता है, एक पेरेंट्स कोटा में आ गया ना, कम से कम 5 साल, कम से कम 20 लाख रुपए निकालने हैं। बताऊं कैसे? क्लास 11-12 में बच्चा आया, उसको 50% टीचर अच्छा दिया जाता है, बच्चे के 350 मार्क्स आते हैं। फिर बोलता है लीडर में आएगा, लीडर में उसको 60% टीचर दिया जाता है, 60% में उसके 400 हो जाते हैं। फिर अचीवर होता है एक बैच, फिर अचीवर में आता है 70% टीचर ठीक मिलेगा, 450 हो जाएगा। फिर उसके आगे प्लस लग जाता है, उसमें 80%, इसके बच्चे के 500 से 520 आ जाते हैं। अब पापा पता क्या बोलता है, बेटा छोड़ देकर नहीं हो रहा, कुछ और कर ले। अब बच्चे में ईगो आ जाती है कि करूंगा तो नीट, और फिर करता है वो ड्रॉप, और फिर पापा के साथ होती है लड़ाई। फिर पापा पैसे नहीं देते हैं, और पापा पैसे नहीं देते ना, वो खुद सेल्फ स्टडी करता है, और जब सेल्फ स्टडी करता है ना, सिलेक्शन होता है, वो रिजल्ट ये दिखाते हैं। बोला हमने इस बच्चे का सिलेक्शन करा। बोला क्यों? बोला 11-12 इतने बैच हमारे पास किए थे। अरे तेरे पास किए तब सिलेक्शन थोड़ा हुआ है, तब तो कोटा का डेवलपमेंट हुआ बस, और बहुत हो चुका डेवलपमेंट। मैं बता रहा हूं आपको, आपने खूब सहयोग दिया है, मैंने भी दिया था अपने टाइम पे 3 साल, तुमने भी खूब दे दिया। कोटा बहुत ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट ने भी 8,500 करोड़ रुपए यहां दे रखे हैं। टेंशन मत लो, बढ़िया चमक रहा है ना। आपके 1-2 लाख से और कुछ नहीं होगा, आप इसी साल सिलेक्शन पावर निकलो, ठीक है। अब बुरा नहीं मानना है, वो कोटा से है ना, इसलिए बोला यार, ठीक। यार तुम मेरे सब्जेक्ट को रहने दे, टाइम हो गया, मैं थोड़ा 2-4 बातें अच्छी बता दूंगा। अब एक क्लास में मेरे को कुछ और पूछता रहता है, तेरे एक दिन तू आ जा संडे को, दोनों आमने सामने बात करेंगे, मैं तेरे को देखूंगा, तू मेरे को देखना। देखो असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और ये इनकरेक्ट करेक्ट वाले क्वेश्चन, इनका करने का मेथड ये है, पहले आप पिछले 10 साल के क्वेश्चंस पढ़ लो। ठीक, मान लीजिए एक बच्चे को ड्रॉप पर है, वो इकोलॉजी पढ़ेगा, इकोलॉजी को डायरेक्ट मत पढ़ो, ठीक है ना, डायरेक्ट मत पढ़ो, एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लो। अब सोल्व करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन नहीं हुए तो आप डिमोरलाइज हो गए, मेरे से प्रीवियस ईयर नहीं हो रहे, घबराना नहीं है, सिर्फ रीड करना है, बेसिक सोल्व मत करो, रीड अच्छे से करना, ये समझना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो आपका हर उस लाइन पे ध्यान जाएगा जो एग्जामिनर ने पिछले 10 साल में पूछी है, और जब आपका ध्यान इस बात पे जाएगा कि एग्जामिनर ने पिछले 10 साल में कौन सी लाइन पूछी है, तो आपका दिमाग अपने आप रिप्लाई कर देगा, इस बार ये आ सकती है। तो उस पे पता क्या करना है, जो काम मैं क्लास में करता हूं वो आपको करना है। क्लास में मैं क्या करता हूं, जो क्वेश्चन मुझे लगता है इस बार नीट एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, मैं बच्चों को बोलता हूं इस पे लिखो डॉक्टर और आगे लिख दो अपना नाम, जैसे डॉक्टर सुनील नैन। अब एक बात बताओ, अच्छा कोई क्वेश्चन ऐसा है जो हमें रिवाइज करना चाहिए, रिवीजन के लिए भी तो कुछ पॉइंट होते हैं। मैं स्टार नहीं लगवाता बच्चों को क्लास में, मैंने बढ़िया लगा रखा है, स्टार की जगह डीआर लगाओ। ये 2 लेटर ऐसे आप जिसको सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हो। जब कोई बच्चा नोट्स में स्टार की जगह डीआर लगा रखा होगा, पेज पलटेगा, ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये लेटर आपको सबसे अच्छे लगते हैं, इन पे ध्यान जाएगा, वो पॉइंट रिवाइज हो जाएगा। और कोई और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एज इट इज आ सकता है, तो उसमें हमने क्या लिख दिया, डॉक्टर और अपना नेम। ये 3 वर्ड ऐसे हैं
जिनसे आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार है, इवन खुद से भी ज्यादा। बताओ है कि नहीं है? आप अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं देखना चाहते? तो ये अगर आपको दिखेगा, इस पे तो पक्का फोकस जाएगा और यही एग्जाम में आएगा और यही रिवाइज हो जाएगा, और जो रिवाइज हो गया अपना काम हो जाएगा। तो आपने जब आपने क्वेश्चंस पढ़े प्रीवियस ईयर, फिर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपको दिख गया ये लाइंस ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, फिर आपको साथ में क्या पता चल जाएगा, यहां से फ्रेम कर सकता है। तो जहां पे आपको लगे कर सकता है वहां डॉक्टर और अपना ने काम बन गया अपना, और वहीं से आएंगे लाइंस, और उसी को बार बार रीड करना है। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं ये मैं पिछले सेमिनार में बता चुका हूं, ये आधे घंटे का टॉपिक है, ये मैं नहीं करूंगा। मैं वो टॉपिक्स कवर कर रहा हूं जो पिछली बार मेरे छूट गए थे सेमिनार में, ठीक है ना। मैंने पिछली बार का एक भी टॉपिक कवर नहीं किया। अब इस बार देखो, पिछली बार टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आधा घंटा लगाया, रिवीजन कैसे करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना, नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स कैसे रिवाइज करते हैं, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं, पिछली बार 2 घंटे में बता चुका हूं। इस बार मैं सारी वो बातें बता रहा हूं आपको जो नहीं बताई थी। हाँ, फिर रिपीट कर रहा हूं। आपको क्या करना है, अगर आप ये जानना चाहते हो इस बार एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे, मान लीजिए आप बायो का प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, तो प्लांट फिजियोलॉजी के पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठाओ, उनको रीड कर लो, और ये सोल्व मत करना, सिर्फ ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आंसर पे मत जाना, क्या पूछा गया है, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो, तो आपको यह पता चल जाएगा कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपकी थॉट प्रोसेस बनती चलेगी, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम करता है एनसीईआरटी से, और इस आपकी प्रोसेस से आपको यह भी पता चलने लग जाएगा 1-2 बार में कि कौन सा क्वेश्चन इस बार आ सकता है। उसके आगे अपना डॉक्टर के साथ अपना नेम लिख दो, वही पॉइंट बार बार रिवाइज होगा। ये किसी ने बताया आपको आज तक? नहीं। अच्छा, बीवाइज में अगर आप आओगे ना, आपको सारी चीजें अलग मिलेगी, बिकॉज डू डिफरेंट, बी डिफरेंट, बी वाइज, है ना। यहां पे आपको कॉपी जैसा, डुप्लीकेट ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये समझ में आया। इसमें कुछ और बताऊं, एनसीईआरटी कोई लाइन पढ़ के बताऊं? अगर आपको ऐसा लगता ना एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के बताना है, मैंने ना 2020 रीनीट 2022 और रीनीट वाला भी और 2023 वाला भी, इसके 4 वीडियो डाल रखे हैं। साथ में ये भी बता रखा है कि नीट 2024 में कहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। दीपक कहां है? दीपक आया है क्या? दीपक नहीं आया क्या आज? अरे वो दीपक, वो हरियाणा वाला। तो दिलीप कितने क्वेश्चन थे? मैंने पता क्या किया, 4 क्लास ली थी, पिछले 3 साल के पेपर सोल्व करवाए थे, बहुत सारे बच्चे उसमें आए थे। मैंने बताया था देखो 2023 में एनसीईआरटी से यहां से क्वेश्चन आया, 2024 में यहां से आएगा, और मैंने इनको ये बोला था 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको रीनीट 2023 में मिल जाएंगे। बता भाई दिलीप कितने थे? 15 क्वेश्चन जो मैंने बोला ये आ सकता वहीं से थे। आप भी वो वीडियो देख लेना, नीट 2024 में भी आएंगे। मुश्किल से 30 एक टॉपिक लिखवाए होंगे मैंने रैंडम, जैसे हाइड्रोजन मैंने लिखवा दिया, मैंने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में एक टॉपिक लिखवा दिया, केमिकल बॉन्डिंग में लिखवा दिया, एमओटी, ऐसे लिखवाए थे मैंने रैंडम कि यहां से क्वेश्चन आएगा, और उन टॉपिक से 15 क्वेश्चन तो रीनीट में आ गए। 1 साल में हम क्या कर सकते हैं सोच लो। हाँ, तो वो वीडियो जो मैंने डाल रखी है, अगर आप देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी से नहीं आता, आपकी क्लास में पता क्या बोला जाता है? फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बता दिलीप, जरूरत है कि नहीं है? बताओ, जो क्लास में आया बताओ। हाँ बता भाई, और जिसने वीडियो देखी वो बता दो। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में बाहर से क्वेश्चन बन सकता है, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से, फिजिकल में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। इन टेक्स्ट एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब एक पॉइंट याद आ गया इस बात पे मेरे को, ये कौन कौन पढ़ रहा है? ये कौन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। बस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को रगड़ दो, इसमें 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 3 टाइप के करने, नोट करो। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पता क्या होती है? पता ना सबको? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की बुक है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन होते हैं। उसमें ना असर्शन रीजन, देखो सबसे पहले टाइप 1 एमसीक्यू करना आपको एक, तो दूसरा असर्शन रीजन, और तीसरा
MCQ, सॉरी मैच द कॉलम, ये 3 चीज करनी है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, और कुछ मत करना, ठीक है। फिर से बता देता हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको एक तो टाइप 1 MCQ, टाइप 2 IIT पैटर्न के, वो नहीं करना, उसमें मल्टीपल चॉइस आंसर है। सेकंड असर्शन रीजन होते हैं हर चैप्टर के साथ 8, 10, 15, और मैच द कॉलम, ये कर लिया। लिखो केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन, 15, 12 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लिख लो। असली राज बता दिया तुम्हें पेपर का मैंने। और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एग्जांपल और इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपके एज इट इज देखे हुए आएंगे, देखे हुए आएंगे। और पूरे पेपर के अगर बात करें पीसीबी की, 50 क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे अगर आप एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपलर इसी पैटर्न में करके जाते हो तो, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को आज जाते टाइम इनको मिलेगा क्या, कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक, कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक मिलेगा। उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के MCQ है, असर्शन रीजन है, मैच द कॉलम है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट एग्जाम्पल इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ग्राफ डायग्राम टेबल के क्वेश्चन है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो मिल जाएगा, रखा गया यहां पे, ये रखा, ये मिलेगा आपको जाते टाइम। इसमें पर चैप्टर मैंने 100 दे रखे, ये जरूर करके जाना भाई। ये जो 170 वाले हैं ना, इसको रगड़ के गए, आपको भी रगड़ना है, ठीक। और हाँ, नहीं, केमिस्ट्री में जरूरत नहीं। केमिस्ट्री में जो कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक करेगा ना, उसको जरूरत नहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाए। हाँ, ये भी पॉइंट अपने को, ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक बात मार्केट में चल रही है, एनएमसी पेपर बना रहा है, ठीक, और लोग ये बता रहे हैं कि एनएमसी पेपर बनाएगा तो आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा। वो इस बात को नहीं बता रहे कि पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, वो अपना रिजल्ट छपा रहे हैं कि हमारा 10 में नहीं आया। समझे आप? आपको ये बताया जा रहा है ना क्लास में, आप पूछना सर वो तो ठीक है पेपर तो देख लेंगे कहां से आया, तो आपके टॉप 10 में क्यों नहीं आए? आप बोलते ना हम लीडर हैं, ये लीडरशिप है 19वें नंबर पे है, पूछ लेना पता चल जाएगा। एनएमसी पेपर बनाएगा या एनटीए बनाएगा, ये कौन बताएगा? एनएमसी बताएगा। एनएमसी को डिसाइड करना है। आपकी मैंने एक वीडियो डाली थी, आपने देखा? आप लोग सारी वीडियो देखते नहीं हो, मैं सारी चीजें क्लियर करके रखता हूं एक एक चीज। एनएमसी ने साफ साफ ये लिखा है कि हम एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी चेंज कर सकते हैं, मे और मे भी, साथ लिखा वहां पे मे भी, साथ में एक वाला ये भी लिखा है वट एवर नेम वुड बी, उसका नेम एनटीए भी हो सकता है, और या एनटीए को ही डिसॉल्व करके नेम चेंज किया जा सकता है ना, कोई नया भी हो सकता है। अब आपका जो, अब देखो मान लीजिए मैं बोलता हूं एनएमसी पेपर नहीं बनाए, एम्स बनाए या एम्स कंडक्ट कराए, हालांकि एम्स ही बना रहा है। अब मान लीजिए कोई और बनाए, मान लो आईआईटी पेपर बनाए या कोई भी सीबीएसई बनाए। आप एक बात बताओ, बीवाइज क्लासेज में आप पढ़ने आते हो केमिस्ट्री, ठीक है, बीवाइज क्लासेज का कल से नाम चेंज कर दिया रिवाइज, ठीक, कौन पढ़ाएगा? टीचर तो मैं ही हूं, तो एग्जाम बनाने वाले प्रोफेसर वही है। ये जो आदमी आपको ये बोल रहा है ना कि पेपर एनसीईआरटी से बाहर से आएगा, तो गधे बता तो सही कहां से आएगा? तेरे मॉड्यूल से तो नहीं आएगा, इसकी बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। ये मैं वीडियो चल रही है, मैं साफ बोल रहा हूं, इसके मॉड्यूल से नहीं आएगा। और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, मेरे सामने आ जा, जो तू बोलेगा मैं वो करूंगा। अगर एनसीईआरटी से बाहर पेपर आया तो पेपर प्योर एनसीईआरटी से आएगा, नोट कर दो, ठीक। वो पता है क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो एनसीईआरटी पढ़ा नहीं सकता है, उसमें हिम्मत नहीं एनसीईआरटी पढ़ाने की, ठीक। और सुनो दूसरी बात, अगर उसने एनसीईआरटी पढ़ाया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप कोटा से चले जाओगे, आप ड्रॉप नहीं करोगे। आप ड्रॉप नहीं करोगे तो ऑक्सफोर्ड में बच्चे कम हो जाएंगे, बच्चे कम हो जाएंगे, टर्नओवर कम हो जाएगा, टर्नओवर कम हो जाएगा, आपके प्रोफेसर का पैकेज कम हो जाएगा। तो पैकेज का गेम है भैया, समझो। उसको हिंट दी जाती है, अरे तू बच्चों का छोड़, ऐसे बोला जाता है, स्टेटमेंट ये होती है। विकास सर से पूछना, विकास सर वहां काम करके आए, तू बच्चे किसी के नहीं होते, बच्चों का छोड़, तू अपना पैकेज देख। समझे? ये बातें चलती है। यहीं पढ़ा हूं मैं 3 साल और 8 साल यहीं से पढ़ा रहा हूं, ठीक।
तो पेपर कोई भी बनाए, पेपर ऐसा ही आएगा, लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेपर अब एम्स बना रहा है। अब पूछो क्यों? देखो, कभी पहले असर्शन रीजन आते थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, 4-4 5-5 स्टेटमेंट नहीं आई ना। मैच द कॉलम कभी कभार 1-2 आता था, 6-6 मैच द कॉलम तो नहीं आया एक सब्जेक्ट में। एनसीईआरटी के डायरेक्ट इन टेक्स्ट एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पैटर्न एम्स का रहा है, तो पेपर आपका एम्स बना रहा है। अब आपको ना कोई पुराना बच्चा है या किसी बुक शॉप पे आपके इन कोचिंग वालों का मॉडल मिल जाएगा, किसी का भी, या किसी पब्लिकेशन की बुक ले आओ, एम्स के 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर ले आओ। आप है आपके पास, आप ना एक काम करना, वो 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना, ठीक, और फिर ये पिछले 3 साल का पेपर पढ़ना, आपको पता चल जाएगा पेपर कौन बना रहा है। काफी सेम टू सेम है, ठीक, समझे कि नहीं समझे? तो पेपर एम्स बना रहा है और अच्छा लेवल होगा। हाँ बोलो। नहीं आते, नहीं आते। देखो मेरी बात सुनो, देखो यार, अगर मेरी बात सुनो, अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर आ गया, अब मान लीजिए आपके अर्थवॉर्म आ गया या फ्रॉग आ गया या वो क्या होता है, और वो कॉकरोच आ गया, अब मान लो एनसीईआरटी में है ये, तो ठीक है, मान लो एनसीईआरटी में ये नहीं है और कभी एक बार 1-2 क्वेश्चन आ गया, हम क्या बोलेंगे, पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है। चलो मैं बोल देता हूं, 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 में से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो एक काम करो, एनसीईआरटी मत पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो 5 क्वेश्चन के लिए। तो क्या ये 5 क्वेश्चन मॉड्यूल से आ जाएंगे? क्या गारंटी है? अगर जॉन टालर इफेक्ट जब आया था 2016 में, और एक और वो कौन सा था, ट्रांस इफेक्ट जब 2016 में आया था, क्या मॉड्यूल से आया था? तुम्हें ऑर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट पढ़ाते हैं, एसआईपी इफेक्ट पढ़ाते हैं, कभी क्वेश्चन आया है? नोवन जेल रिएक्शन कभी आईआईटी में भी नहीं आई है, पढ़ाते तुम्हें नोवन जेल रिएक्शन, कोई मतलब ही नहीं ऑर्गेनिक में उसका। ये एमएससी की रिएक्शन है सारी, समझे कि नहीं समझे? तो नहीं आएगा, पेपर पूरा आपका एनसीईआरटी से आएगा, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। और जो एनसीईआरटी से बाहर आएगा ना, वो किसी से नहीं होगा, वो सबके लिए बराबर है। आप बताओ ना मुझे, कौन सा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आप पिछले 3 साल में बताओ तो सही। पिछले 3 साल से कोई बच्चा अगर है आप में से ऐसा जो पिछले 3 साल से इन्हीं से पढ़ रहा है, हर बार आपको ये बोला गया इस बार एनसीईआरटी से नहीं आएगा, इस बार नहीं आएगा, इस बार नहीं आएगा, हर बार आया है, और पेपर एनसीईआरटी से आए, इसलिए रिजल्ट देख लो, क्या विचार है? एक दिन के बाद छापना पड़ता है और फिर आपको रैंक नहीं मिलती है, क्योंकि साउथ वालों को हिंदी समझ में नहीं आती। दोनों टॉपर तमिलनाडु गए हैं, तो तमिल भाषा में बात करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, है ना? ना इनको तमिल समझ में आती, ना इंग्लिश समझ में आती, इसलिए रैंक नहीं ला पाए, समझे? ये रीजन है असली। आप देखो रिजल्ट एक दिन के बाद क्यों छपा, पूछो जा करके, मैं तो साफ बता रहा हूं आपको। अगर मैं सारी बातें खोल दूंगा ना यहाँ पे, तुम यहां से उल्टे चले जाओगे, रहने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी की बुराई करके क्या कर लूंगा। नेक्स्ट, अब सुनो, ये हो गया अपना कंप्लीट, पेपर पूरा उससे आएगा। अब सुनो, हाँ तो बाद में पूछ लेना मेरे से पर्सनल, एक बार मैं इनको कवर अप कर दूं, है ना? प्रेम, पेरेंट्स को बुला लेना। क्या था, हाँ, अब देखो, अगर आपको लगता है भाई आपकी केमिस्ट्री वीक है, आपने एक चीज देख ली, केमिस्ट्री में जितने भी बच्चों के 500, 550, 600 नंबर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई 120 से ऊपर एक आध को छोड़ के, तो केमिस्ट्री का लेवल बढ़ चुका है। केमिस्ट्री का अच्छा पेपर आता है, प्योर एनसीईआरटी आता है। अगर आपके टीचर एनसीईआरटी पढ़ा रहे, अच्छी बात है, वहां पढ़ो, और अगर आपको वहां नहीं समझ में आ रहा तो आप बीवाइज क्लासेस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 21 जून से क्लास स्टार्ट हो रही है, नया बैच, ठीक, 21 जून से आ जाओ। मॉर्निंग में 8:30 बजे, इवनिंग में 4:30 बजे। क्लास 2 घंटे की है। अगर बिना एनसीईआरटी आओगे क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आप बीवाइज का ड्रेस में मत आओ, बीवाइज का आईडी कार्ड मत लेके आओ, एनसीईआरटी जरूर लेके आना है, बिकॉज एनसीईआरटी ही बीवाइज क्लासेस का आईडी कार्ड है, समझे? क्योंकि मुझे पता है भाई, अब बच्चे बोलोगे सर कोई ऐसी फ्री में पढ़ गया तो आपसे यही बोलोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। सीधी सी बात है, जो एनसीईआरटी उठाने की हिम्मत रखता है
वो टीचर के साथ धोखा नहीं करेगा, और जो धोखा करता है उसकी हिम्मत नहीं हो एनसीईआरटी पढ़ लेगा। सही है कि नहीं है? तो एनसीईआरटी लेके आना है यहां पे अगर आपको आना है। ठीक, अब देखो इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं होता क्या है। वहां पे आपके फिजिकल अलग टीचर पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक अलग, ऑर्गेनिक अलग। यहां तीनों मैं पढ़ाऊंगा, और अच्छी बात प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगा, बायोमोलिक्यूल मैं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, सारे चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के 30 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा। आपका क्वेश्चन बैंक जो बनाया है वो मैंने बनाया है। आप जो पढ़ने आओगे आपको कृष्णा बैच प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, कृष्णा बैच का पूरे 73 आवर्स के लेक्चर, पूरी एनसीईआरटी के 30 चैप्टर के एक एक मैंने बनाया है। कृष्णा बैच का जो क्वेश्चन बैंक अभी आपको मिलेगा, जो मैं बता रहा था, इसका एक एक क्वेश्चन मेरे हाथ से गया है। आपके टेस्ट होंगे, यहां पे टेस्ट का एक एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, और ऑनलाइन वालों के लिए वीडियो सॉल्यूशन भी मैं बनाता हूं। तो यहां पे आपको एक ही टीचर है। वहां पे आपके साथ होता क्या है भाई, ये इनऑर्गेनिक वाले ने करा दिया होगा, फिजिकल वाला बोलता है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इनऑर्गेनिक वाले ने करा दिया होगा, इनऑर्गेनिक वाला बोलता है ये तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के आए होंगे। यही तो होता है आपके साथ। थोड़ी सी अगर ऑर्गेनिक में फिजिकल केमिस्ट्री आ जाए, रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ले, ऑर्गेनिक का टीचर बोलता है ये तो केमिकल काइनेटिक्स वाले कराएंगे। यही तो होता है। तो यहां ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक, दूसरी बात, अब देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जैसे दूर के होंगे, कुल्हाड़ी से यहां नहीं आ सकते, आपके दोस्त हैं या बाहर के हैं कोटा से, तो उनके लिए ऑनलाइन बैच है बीवाइज ऐप पे, रैंकर बैच ज्वाइन कर लेना। ठीक, अब रैंकर बैच में मैंने सारे लास्ट ईयर के 189 लेक्चर डाल रखे हैं पूरी केमिस्ट्री के। आपका जो मन करे वो देखें, आपका जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। ठीक, 189 लेक्चर पूरे हैं। अब एक बैच होता है हमारा रैंकर 2.0, ये अब नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। ठीक, रैंकर 2.0, इसमें इस साल के कोटा क्लासरूम के वीडियो लेक्चर आएंगे। ठीक, और जो अभी में क्लासरूम में लेक्चर जो आएंगे वो इसमें अपलोड हो जाएंगे सारे 1 by 1। इसमें हम स्टार्ट भी कर चुके हैं अपलोड करना, यानी आपको अगर इस साल के 2024 के लेक्चर चाहिए वो भी अवेलेबल हो जाएंगे जो ऑनलाइन करना चाहते हैं। और रैंकर बैच में है ना सारी चीजें मिल जाएगी। जैसे भाई आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक हो गया, लेक्चर्स हो गए, कृष्णा बैच हो गया, कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक हो गया, और आपकी एनसीईआरटी वो टेस्ट सीरीज हो गई। इसके अलावा आपको सक्सेस प्लानर मिलेगा, पार्स और बीट मिलेगी, सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। और सुदर्शन बैच जो मैं बता रहा था शिवाली मैम का, सुदर्शन बैच है हमारा, शिवाली मैम ने बनाया है। ठीक, एक मैं बच्चा बताना भूल गया आपको, पीछे 672 वाला था, कुणाल की मम्मी एमएमसी से एमबीबीएस किया है, और हायर डिग्री उन्होंने लेडी हार्डिंग से किया है, वो गायनेकोलॉजिस्ट है। उन्होंने मेरे को यह बताया जितना अच्छा एनसीईआरटी बायो की लाइन टू लाइन शिवाली मैम करा सकती, कोई नहीं करा सकता। उन्होंने बोला ला आपके पेपर थोड़े से हल्के लेंथी रहते हैं, लेकिन एक एक लाइन की एनसीईआरटी कवर हो जाती है। देखो अगर हम लेवल मान ले 100, मैं कोशिश करता हूं भाई हम 102 से 105 पेपर का लेवल रखेंगे। नीट का अगर 100 है तो हम इतना रखते हैं, थोड़ा सा लेंथी रखते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस पहले से ही रहे। ठीक, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर हो जाती है। और जो वर्कशीट है एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चन बना रखे हैं वो सुदर्शन बैच में मिलता है। बायो के वाइवा 38 चैप्टर के वाइवा, इसके अलावा जो अपनी यूनिट वाइज वाइवा 10 यूनिट वाइज वाइवा, क्लास 11 क्लास 12 के वाइवा, बोटनी का वाइवा, जूलॉजी का वाइवा, मिक्स्ड वाइवा, तो लगभग ऐसे 60 वाइवा के वीडियो हमने लास्ट ईयर अपलोड किए थे और इस बार भी अपलोड करेंगे। जो बच्चे इस पूरे बैच को देख के गए हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, 350 तक स्कोर कर रहे हैं आराम से घर बैठ के। कोई कोर्स तो नहीं लिया उन्होंने, ये फ्री में मिल रहा है रैंकर बैच के साथ। और जो बच्चे कोटा क्लासरूम में आएंगे ना उनको भी मिलेगा ये तो फ्री में। ठीक, इसके अलावा पार्स और बीट टेस्ट सीरीज हमारी है। पार्स में हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के चैप्टर वाइज टेस्ट बना रखे हैं, 78 चैप्टर वाइज टेस्ट है। ठीक, 78 चैप्टर वाइज टेस्ट है, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के और 38 बायो के। ठीक, बीट है बी वाइज एलिट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज टू बिकम टॉपर। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आपके टोटल 20 टेस्ट है पीसीबी के 720 मार्क्स के, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। केमिस्ट्री के सारे टेस्ट मैं बनाता हूं, यहां भी और केयर टेस्ट सीरीज में भी जो अपनी यहां पे होती है। और इसके अलावा बायो के शिवाली मैम बनाती हैं, फिजिक्स के हमारे एक साथी टीचर है वो बनाते हैं। और पेपर का लेवल कैसा होगा, टफ होगा, इजी होगा, वो मैं डिसाइड करता हूं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हो, पूरा लेटेस्ट पैटर्न मिलता है। आप में से किसी ने पिछली बार देखे होंगे। ठीक,
और ये जितने भी बच्चे थे ना, सबने इनको फॉलो किया है, जितने भी मैंने रिजल्ट दिखाए। ये क्योंकि रैंकर बैच जिसने ज्वाइन कर लिया सब कुछ फ्री में मिल जाता है। ठीक, अब कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, वो ये बोल के गए थे, सर हम कोचिंग में पढ़ रहे हैं, हम आपकी टेस्ट मतलब क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हम ये चाहते हैं कि ओनली टेस्ट सीरीज तो करें कम से कम, है ना। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे इस बार ऑफलाइन केमिस्ट्री की। ये मान के चलो 9 जुलाई से पहला टेस्ट शुरू हो जाएगा। शेड्यूल क्या होगा, यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी। ऑफलाइन में टेस्ट कराऊंगा, मतलब जो क्लास में टेस्ट देता हूं ना वो आपको भी मिलेंगे। और मैं ये भी सोच रहा हूं कंपटीशन करवाया जाए और प्राइज भी दिया जाए, हर टेस्ट के साथ कैश प्राइज। ठीक, ये प्लान मैंने इसमें किया है। केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है, इसमें 45 टेस्ट आपके यहां पे होंगे, 28 चैप्टर वाइज, 7 आपके रिवीजन टेस्ट, जैसे 4-5 टेस्ट चैप्टर के बाद एक टेस्ट हो गया, फिर इसके बाद 10 मेजर टेस्ट, 45 टेस्ट ऐसे होंगे आपके। ठीक, और इसमें क्लासरूम के स्टूडेंट भी बैठेंगे, सब में कंपटीशन होगा, बाहर का क्लासरूम सबका। पार्स और बीट ये टेस्ट सीरीज बच्चों, ये लास्ट ईयर हमने बहुत लेट लॉन्च की थी, ये मान लो जनवरी-फरवरी में लॉन्च की थी, तो बच्चों ने ये बोला सर ये टेस्ट सीरीज अच्छी है लेकिन जल्दी शुरू करो। ठीक है, इस बार मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में इसको हम स्टार्ट कर देंगे। इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसको भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ये ऑफलाइन मोड में होंगी। बीट में 20, इसमें पता क्या करेंगे, देख मैं बताता हूं। पार्स टेस्ट सीरीज जो है ना, पार्स में अपने कितने हैं, 78 चैप्टर वाइज टेस्ट है, तो उनके हम क्या करेंगे 20 चैप्टर वाइज टेस्ट बना देंगे। जैसे क्या किया, मोल कॉन्सेप्ट आ गया, फिजिक्स का आपका बेसिक मैथमेटिक्स आ गया, और बायो का मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर आ गया, लिविंग वर्ल्ड आ गया मान लीजिए, तो 3 चैप्टर के 3 टेस्ट हो गए, इनको एक में बना देंगे और उन 3 का बन जाएगा एक। तो ऐसे पार्स के 78 टेस्ट को मर्ज करके 20 पीसीबी के टेस्ट करा देंगे यहीं पे आपके, और फिर ये 20 बाद में हो जाएंगे, यानी 40 टेस्ट करवा देंगे ऑफलाइन में। बहुत इतने तो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड, ये गारंटी मेरी है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक, इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है पूछो। अच्छा, मैं वो बताना भूल गया आपको, देखो अगर फिजिकल आपको पढ़नी, फिजिक्स और फिजिकल आपकी वीक है, तो एक काम करो, टेबल्स लिखो 11 to 30, स्क्वायर लिखो 1 to 25, क्यूब्स लिखो 1 to 15, इतना करो आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। 6 महीने करके देखो। एक बच्ची के ना 40 नंबर आए थे नीट में लॉकडाउन में, उसने वो रोई मेरे पास, सर मैं फिजिक्स की वजह से हर बार रह जाती हूँ, तीसरा चौथा ड्रॉप था। मैंने उसको ये टेक्निक बताई थी, 6 महीने ईमानदारी से लिखा था लड़की ने, 140 आई। मैंने फिजिक्स सिखाई क्या? नहीं ना, मैंने फिजिक्स का पीवी नहीं बताया, बस मैंने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया कैलकुलेशन के थ्रू। आप भी कर सकते हो, फिजिकल भी स्ट्रांग होगी इससे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। इनऑर्गेनिक आप बोलते हो याद करना है, आप मेरे पास पढ़ने आओगे, इनऑर्गेनिक में कभी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बोलता। जो मेरे से पढ़े उनसे पूछ के देख लेना। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लास में करवा दूंगा। ऑर्गेनिक जो तुम्हें रटवाई जाती है वैसे नहीं करनी है, ऑर्गेनिक अच्छे से करनी होती है। जैसे आपके देखो क्या थियोरेटिकल चैप्टर तुम्हें पढ़ाते नहीं, जीओसी2 के बाद तुम्हें पढ़ाया जाता है नहीं ना। 4 लेक्चर हाइड्रोकार्बन में लगाऊंगा, 2 लेक्चर अल्काइल हैलाइड में, 3 अल्कोहल, 3 आपके कार्बोनिल कंपाउंड, 3 अमाइंस, 3 बायोमोलिक्यूल, 2 पॉलीमर, 2 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 2 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, 3 प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी2 के बाद इतने लेक्चर लगेंगे, तुम्हारे 5 लेक्चर लगते हैं जीओसी2 के बाद, मैं जीओसी2 के बाद 29 लेक्चर लगाऊंगा, 29, समझे। अब देखो आपको ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था, थियोरेटिकल चैप्टर है, एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 9 चैप्टर है, 8 से 9 दिन में पढ़ा देते हैं आपको, मैं 25 दिन में पढ़ाऊंगा। उनका लेक्चर 1.5 घंटे का होता है, मेरा 2 घंटे का होता है। वो आपको 10 से 15 घंटे में पढ़ाते हैं, मैं 50 घंटे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर साल यहां से 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, समझे। तो अगर आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत, आप मेरे पास आओ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब तो डेफिनेटली ज्वाइन करो, क्योंकि आपको पैरेलल में फिजिक्स बायो के लिए कंटिन्यूअसली गाइड करता रहूंगा। और जो बायो का ये मैंने बैच बताया था ना शिवाली मैम वाला, ये भी आपको फ्री में मिलेगा ऑफलाइन बच्चों को। ऑफलाइन जितने भी ज्वाइन करेंगे ना सबको फ्री में मिलेगा। यानी बायो और केमिस्ट्री में हमारी कोशिश ये है 540/540 कराए जाए। और मान लो आपकी किस्मत खराब हुई या थोड़ी बहुत आपकी कमी रह गई, 520 तो आराम से कर लोगे। आपने देखा सभी बच्चों कितने थे, 170 165 थे। जो 170-65 केमिस्ट्री कितने टफ पेपर था इस बार, जो इतने नंबर ला सकता है वो बायो में 355 ला सकता है। तो 520 सबके आ ही जाएंगे। और 520 मैंने अगर आपके यहां पे करवा दिए तो नीट में आराम से फिजिक्स में 100 नंबर आराम से आ जाएंगे।
क्वालिफाई हो जाएगा, तो वो डर खत्म हो जाएगा। हमारा मेन टारगेट ये है कि बच्चे को यहां पे करवाना है, ये मैं पढ़ाऊंगा, ये शिवाली मैम कराती है। ठीक, अगर शिवाली मैम का ऑनलाइन करना तो ऑनलाइन कर सकते हो। बताऊंगा एक बार, शिवाली मैम की भोपाल में ऑफलाइन फीस है 1,30,000 बायो की। हाँ, सिर्फ बायो की। और एक शर्त पे बायो ज्वाइन कराती है शिवाली मैम, बीवाइज का रैंकर बैच लेना पड़ेगा। 1,30 और 16 कितने हो गए? 16,000 अपना ऑनलाइन रैंकर बैच, 1,40। शिवाली मैम का जिसको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है 30,000 सिर्फ ऑनलाइन। मतलब तुमसे ऑफलाइन में 30,000 ले रहा हूं। ठीक, इनका सॉल्यूशन यार हम ऑफलाइन में तो प्रोवाइड कर, ऑनलाइन में तो प्रोवाइड करते हैं, ये मैं डिस्कस कर दूंगा। इसके हम सॉल्यूशन कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ, जैसे यहां लगा देंगे या तो यहां लगा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन तुम्हें दे देंगे, उसकी टेंशन मत लो। हाँ, ये क्वेश्चन शानदार है। एनसीईआरटी ओल्ड लेनी है, जितनी ओल्ड होगी उतना ही उसमें गोल्ड होगा। सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी रखना है, ठीक है? नई एनसीईआरटी नहीं लेगा कोई। समझ आया कि नहीं? ठीक है भाई, तो ये सब है, तो करो कंटिन्यू। और जो बीवाइज क्लासेस में 20 जून तक फीस जमा कराएगा, वैसे फीस तो है 40,000 2 इंस्टॉलमेंट की, ठीक? एक की है 35,000, लेकिन अगर आप 20 जून से पहले करवाते हो तो 30,000, 5,000 इसमें भी डिस्काउंट, लेकिन इससे पहले कराना पड़ेगा। किसी को नहीं सर मेरे को 2-3 क्लास देखनी है, तो आप ओनली रजिस्ट्रेशन फीस जमा करा देना, ठीक है? ये हो गया कि क्लियर अब सब कुछ। अगर आप बीवाइज में आ गए, केमिस्ट्री की टेंशन मेरी है, सर मेरे को डर लगता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, वो तुम सारी छोड़ दो, वो मेरा काम है। तुम्हें समझाना पड़े, मारना पड़े, ठीक, फटकारना पड़े, जो काम करना पड़े वो मैं करूंगा, वो मेरे पे छोड़ दो। तुम बस क्लास में आओ, बाकी सारा काम मेरा है। इन 2 सब्जेक्ट की गारंटी ले रहा हूं मैं, ठीक? और ये आपको फ्री में मिल जाएगा बायो वाला, ठीक? यहाँ पे बीवाइज में। कोई और दिक्कत है तो बोलो। अच्छा, एक काम करते हैं, अब पेरेंट्स आए ना, तो आज फादर्स डे है, पेरेंट्स जो भी आए हैं उनको एक गिफ्ट दे देते हैं। एक लास्ट लाइन मैं एनसीईआरटी पे बोलना चाहता हूं। मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि एनसीईआरटी में आपने देखा होगा ग्रीन बॉक्स में माइकल फेराडे या कोई अदर साइंटिस्ट है, उनका क्या रोल रहा है देखा आपने? उसमें लिखा है कि फेराडे बहुत ही गरीब परिवार से थे, उन्होंने खूब मेहनत किया। फेराडे इतने गरीब थे, वो किसी स्कूल में नहीं गए, उनके पास खाना खाने के पैसे नहीं होते थे। और एक बुक में मैंने पढ़ा था कि उनके पास सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा होता था जिससे वो 3 दिन काम चलाते थे। भूख लगता तो उसको ज्यादा चबाते थे ताकि मुंह थक जाए, भूख मरे या ना मरे लेकिन जबाड़ा दुखना लग जाए, समझे? और फिर और खाने की इच्छा ना हो। तो ऐसी ऐसी कंडीशन से उन्होंने क्या किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी की है, और बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं। तो उससे आपको एक प्रेरणा भी मिलती है, ऐसी चीजें बढ़ गई कि अगर फेराडे गरीब परिवार से आके बन सकते हैं, हम तो अच्छे परिवारों से। और अगर आपने मेटलर्जी की एनसीईआरटी पढ़ी हो, उसमें को वाशर वुमेन का दिया गया है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में, है ना? एक इनोवेटिव वुमेन कैसे एक इतनी बड़ी डिस्कवरी कर सकती है। उनका माइंड क्या था भाई? अगर आपको इनोवेटिव बनना है, सिर्फ आपका माइंड ओपन होना चाहिए। माइंड और पैराशूट तब काम करते हैं जब वो ओपन होते हैं। अगर आपका माइंड ओपन होगा, अगर आपके सीखने की लालसा होगी तो डेफिनेटली कर पाओगे। तो वाशर वुमेन वो कपड़े धो रही थी, उन्होंने देखा एक माइंस में काम करने वाले आदमी के कपड़े आए, वो कपड़े जब धो रही थी तो झाग में क्या आ गया, वो और के पार्टिकल ऊपर आ गए। तो उनकी एक केमिस्ट, उनकी वो थी क्लाइंट थी, उन्होंने उनको बता दिया, जाके जो केमिस्ट थे उनको बताया। तो उस केमिस्ट ने उनकी इस सोच से कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस की डिस्कवरी हुई। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ये तो होता है, जो सल्फाइड ओर्स है वो झाग में ऊपर आ जाते हैं, उनको हम इंप्योरिटी से अलग निकाल लेते हैं, फिर मेटल का प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो एक जब वाशर वुमेन इतना सोच सकती है, धोबिन मतलब क्या जिंदगी रही होगी उसकी। तो आप तो अच्छे साइंस के स्टूडेंट हो, आप भी मेडिकल फील्ड में आगे जाकर के रिसर्च कर सकते हो, कैंसर का, एड्स जैसी ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकते हो जो लाइलाज बीमारी है। और अगर आपने एक बीमारी का इलाज कर दिया तो हमारे देश में एक नोबेल प्राइज आ जाएगा। और ये हमारा टारगेट भी है 2040 से पहले बीवाइज फैमिली से, बीवाइज फैमिली में नहीं बोलूंगा यहाँ पे, इंडिया से 4 नोबेल प्राइज हमारे देश में आने चाहिए। ये मेरा सपना है, 4 नोबेल प्राइज कम से कम साइंस में, और आ सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपका डेडिकेशन चाहिए। ठीक, कैसे आएंगे वो भी मैंने पूरा प्रोजेक्ट लिख रखा है।
मैंने 2040 तक का पूरा प्लान लिख रखा कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, उसमें हमारा क्या योगदान रहेगा वो पूरा लिख रखा है, कभी फिर बताऊंगा आपको। ठीक है भाई, थैंक यू। अब आपको वो मिलेगा वो लेके जाना है ना। ठीक, थैंक यू सर।